नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेकर आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, बज चुके हैं 6 और समय हो चुका है CHO स्पेशल एग्जाम सेशन का। आज के CHO स्पेशल एग्जाम सेशन में क्या रहने वाला है, आज के CHO स्पेशल एग्जाम सेशन में कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम डील करने वाले हैं। आज के CHO स्पेशल एग्जाम सेशन में कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं साल के सबसे आखिरी दिन के सेशन की। जी हाँ दोस्तों, बाय बाय 2022 CHO स्पेशल सेशन के साथ हम कर चुके हैं शुरुआत। आज का सेशन रहने वाला है कतई जहर। हम पहले भी बता चुके हैं कि आज के जो दोनों सेशन है, एक सेशन अभी और एक शाम को 8:15 बजे, दोनों ही सेशन बहुत धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि ये है साल 2022 के आखिरी सेशन। तो क्या क्या खास बातें रहने वाली है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। और प्यारे दोस्तों, सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो है लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन से हम लेने वाले हैं। और लास्ट सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके का था, जिसको आपने पढ़ा, समझा और कई लोगों ने जवाब भी लिखे। क्या लिखा था प्यारे दोस्तों, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हॉडकिंस लिम्फोमा विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज ऑफ्टन इन्वॉल्व्ड। हॉडकिंस लिम्फोमा के अंदर कौन सा एरिया जो है वो इन्वॉल्व यहाँ पे होता है। जवाब लिखिएगा सभी दोस्तों। पहला लिखा हमने बैक, चेस्ट, ग्रोइन और नेक। हॉडकिंस लिम्फोमा, लिम्फोमा वर्ड जब भी आता है प्यारे दोस्तों, इसका मतलब वहां पे लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है। जब भी आपको लिम्फोमा वर्ड दिखे, इसका मतलब वहां पे कौन इन्वॉल्व है, लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड का है ओमा। लिम्फ नोड का क्या हो चुका है, ओमा, दैट इज नॉन एज लिम्फोमा। लिम्फोमा इज द कैंसरस लीजन ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फेटिक कैंसरस इसको इस नाम से जाना जाता है। हॉडकिंस लिम्फोमा डायग्नोसिस बनी है जिसमें कौन कौन से एरिया वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ध्यान रखना, हॉडकिंस लिम्फोमा में बैक, चेस्ट और ग्रोइन ये नहीं होके स्पेशली लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती है। और लिम्फ नोड सबसे पहले इन्वॉल्व होती है सर्वाइकल। कौन सी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती है, सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती है, जो स्टेज 1 के अंदर, इसकी 4 स्टेज होती है, जिसमें हमने बताया था कि स्टेज 1 के अंदर एक साइड की यूनिलैटरल और स्टेज 1 के अंदर यूनिलैटरल और स्टेज 2 के अंदर बाईलैटरल। हमने बोला सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती है स्टेज 1 में एक साइड की और स्टेज 2 में 2 साइड की। तीसरी तरफ स्टेज 3 जो होती है, स्टेज 3 यहाँ पे लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगी, लेकिन ये बॉडी के एक साइड की लिम्फ नोड बॉडी की इन्वॉल्व होती है डायफ्राम के नीचे की तरफ, और स्टेज 4 में दोनों साइड की इन्वॉल्व हो जाएगी, याद रखना। हाँ, तो यहाँ पे जो स्टेज लिम्फ नोड है वो स्टेज 1 स्टेज 2 में, मतलब शुरुआत जो स्टेज 1 है और वहाँ से हमेशा लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगी वो सर्वाइकल या नेक एरिया की होगी। हालांकि ग्रोइन एरिया की भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगी जो डायफ्राम के नीचे का एरिया है, लेकिन वो बाद की स्टेज में होगी। समझ लो बात को। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, हाँ यहाँ पे हम बात करें कि डायग्नोसिस में लिम्फोमा में कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले तो सबसे पहले नेक है, उसके बाद में एक्जिला होगा और उसके बाद में ग्रोइन होगा। मतलब ये सीक्वेंस ऐसे चलेगी कि पहले शुरुआत हमेशा नेक से होती है और उसके बाद में कौन सी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगी, एक्जिला वाली, है ना, और जो कि डायफ्राम के ऊपर ही है। और फिर किसका इन्वॉल्व होगा, लोअर बॉडी का मतलब किसका हो गया, ग्रोइन का, जो डायफ्राम के नीचे वाले एरिया है, ग्रोइन। तो शुरुआत में हम इसको ग्रोइन नहीं बोल सकते, है ना, चेस्ट नहीं बोल सकते या बैक नहीं बोल सकते। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, नेक बनेगा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, याद रह जाएगा, आसान है। हाँ, नेक, सर्वाइकल लिम्फ नोड हमेशा याद रखें। एक छोटा सवाल हॉडकिंस से बनता है अगर, है ना, तो आपको सर्वाइकल लिम्फ नोड के बारे में याद रखना। अगला शुरुआत जो होती है वो हमेशा कहाँ से होती है, नेक से, और फिर वो आगे की तरफ मूव करता है। तो पहला एरिया जो इन्वॉल्व होगा, पहला जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है वो हमेशा सर्वाइकल होता है। उसके बाद में एक्सिलरी की बात करें या ग्रोइन का बात करें। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों,
अगला सवाल है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन, लंबे समय तक ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर रहता है, किसी मरीज का लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसकी वजह से क्या होने की संभावना है? कार्डियक फेलियर, कार्डियोमेगेली, हार्ट अटैक और ऑल ऑफ द अबव। तीनों बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको अगर कोई पूछे हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है प्यारे दोस्तों हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है हार्ट ब्लॉक। एक कौन सा होता है? हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है हार्ट ब्लॉक। तीन बातें मैंने बोली, एक को मैंने क्या बोला? हार्ट अटैक, एक को मैंने क्या बोला? हार्ट फेलियर, एक को हमने क्या बोला? हार्ट ब्लॉक, और एक को हमने क्या बोला? हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। इन सभी वर्ड में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा आपको समझना है। हालांकि सभी खतरनाक वर्ड है और सभी हार्ट से संबंधित है, और हमें लगता है कि सारे एक जैसे हैं, पर बेसिकली एक जैसे है नहीं। जैसे अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूं तो इसी को मैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलता हूं। हार्ट की वो बीमारी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई के रुकने से संबंधित है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी हार्ट को सप्लाई करने वाली जो वेसल्स है ना, 4 चैम्बर का जो हार्ट है, और इसको सप्लाई करने वाली जो वेसल्स है, इसको हम नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को सप्लाई करने वाली जो वेसल्स है, इसको हम नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को सप्लाई करने वाली जो वेसल्स है, इसको हम नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी। और ये जो कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट को ब्लड की सप्लाई होती है। कोरोनरी आर्टरी जो है वो 2 भाग में आगे जाके डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट, और इससे हार्ट को ब्लड की सप्लाई होती है। अगर प्यारे दोस्तों इस कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरीके का कोई रुकावट आ जाए, इस कोरोनरी आर्टरी की राइट ब्रांच लेफ्ट ब्रांच में किसी तरह का कोई रुकावट आ जाए, तो इसको हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के नाम से जानते हैं। इसको हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के नाम से जानते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज होने पे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के नाम से जाना जाता है। और ये हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट की एक गंभीर समस्या है। प्यारे दोस्तों, जब भी हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, जब भी हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड की सप्लाई में रुकावट होती है, तो उस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के परिणाम स्वरूप आगे कार्डियक एरिथमियाज होने की रिस्क रहती है, जिसमें हार्ट अपना रिदम गड़बड़ कर जाता है। एक बहुत फेमस सवाल बनता है कि हार्ट अटैक का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, जिसका जवाब होता है कार्डियक एरिथमियाज, हार्ट का रिदम का गड़बड़ हो जाना। और हार्ट के रिदम के गड़बड़ हो जाने की वजह से आगे जाके हार्ट के फेल होने की रिस्क पैदा होती है। एमआई होने का मोस्ट कॉमन कारण जो होता है वो एथेरोमा नहीं होता है, थ्रोम्बस होता है। अगर आपको कोई पूछे कि हार्ट अटैक आने का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, तो इसका मोस्ट कॉमन कारण जो है हमेशा क्या होता है? थ्रोम्बस होता है, थ्रोम्बस, है ना। ये जो ब्लड का फ्लो है इसके अंदर क्या बन जाना? थ्रोम्बस। हालांकि इससे पहले कोरोनरी आर्टरी की एक और बीमारी होती है जिसको एंजाइना कहते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि एंजाइना होने का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, तो वहां पे आपको जवाब लिखना है एथेरोमा या एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है ये फैटी प्लग है, जो फैटी जो है लिपिड से बनता है, फैट के एक्यूमुलेशन से बनता है। तो एंजाइना होने का मोस्ट कॉमन कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस, और एमआई होने का मोस्ट कॉमन कारण या हार्ट अटैक आने का मोस्ट कॉमन कारण है प्यारे दोस्तों थ्रोम्बस का बनना। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इसको बोलते हैं, हार्ट अटैक इसको बोलते हैं। अगर मैं हार्ट फेलियर की बात करूं तो मैंने बोला जब किसी का हार्ट अटैक होता है तो उस हार्ट के गड़बड़ हो जाना, डिसएरिथमिक हो जाना, और उसकी वजह से हार्ट का आगे जाके फेल होने का पूरा रिस्क रहता है, तो इसको हम हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। तो एक तो होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक एरिथमिया जिसमें रिदम बिगड़ जाता है, और एक होता है कार्डियक फेलियर। ये तीन एक करके स्टेप चलते हैं। अगर मैं हार्ट ब्लॉक की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो हार्ट ब्लॉक इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। हार्ट ब्लॉक जो है वो कंडक्शन सिस्टम का ब्लॉकेज है। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वाला सिस्टम है, जिसमें ऐसे नोड जो होती है उससे इम्पल्सेज एवी नोड को जाते हैं, एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज को जाते हैं, और बंडल ऑफ हिंज से पुरकिंजे फाइबर को जाते हैं। ऐसे नोड को हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड।
हमारे हार्ट में पाई जाती है, राइट एट्रियम में होती है, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं और इसको नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ऐसे नोड को हमने क्या बोला, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इससे इम्पल्सेस जाते हैं एवी नोड में, ये दोनों ही राइट एट्रियम में होते हैं। इससे वेंट्रिकल्स में जाएंगे जो बंजल ऑफ हिंज और पुरकिंजे फाइबर की तरफ है। तो होता क्या है कि इम्पल्सेज ऐसे नोड से जनरेट तो होते हैं लेकिन इनका कंडक्शन गड़बड़ होता है, इनके अंदर ब्लॉकेज है इम्पल्सेज के कंडक्शन का। तो इम्पल्सेज ऐसे नोड से एवी नोड को जाते हैं या एवी नोड से आगे नहीं जाते हैं या ऐसे नोड से एवी नोड को ही नहीं जाते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के ब्लॉकेज होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो बेसिकली हार्ट ब्लॉक जो है इन कंडक्शन का ब्लॉकेज है, इम्पल्सेज के कंडक्शन के अंदर दिक्कत होती है। जबकि हार्ट फेलियर, मैंने बोला हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है और हार्ट अटैक में हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। इन सभी कारणों की वजह से मरीज में कार्डियक अरेस्ट होने की रिस्क होती है। कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अरेस्ट का मतलब होता है कि ना तो हार्ट कंडक्शन का काम कर रहा है, ना हार्ट जो है पंपिंग का काम कर रहा है, ना हार्ट को ब्लड की सप्लाई हो रही है, ना बॉडी को हो रहा है। ये सभी काम एक साथ हो जाए प्यारे दोस्तों तो इसको हम कार्डियक अरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये सभी काम एक साथ होता है, उसको हम कार्डियक अरेस्ट के नाम से जाना जाता है। बीएनपी टेस्ट जो होता है वो हार्ट फेलियर में कर सकते हो आप। बीएनपी टेस्ट का हार्ट ब्लॉक से कोई संबंध नहीं है। बीएनपी टेस्ट जो है हार्ट फेलियर का भी साइन है, हार्ट फेलियर में किया जाता है ना। बीटा नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड टेस्ट का नाम होता है। हार्ट ब्लॉक तो ईसीजी से कंफर्म किया जाएगा और ईसीजी में कंडक्शन जो है वो वहाँ पे ब्लॉकेज हमें देखने को मिलेगा। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। सवाल ने आपको पूछा है कि अगर किसी का लंबे समय तक बीपी ज़्यादा रहता है, भाई हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है और लॉन्ग लास्टिंग अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ होता है तो उसमें क्या होने की रिस्क है। पहला लिखा दोस्तों कि कार्डियक फेलियर बिल्कुल हो जाएगा। अगर लंबे समय तक बीपी बढ़ा हुआ होगा तो हार्ट के फेल होने की पूरी रिस्क है, क्योंकि लंबे समय तक बढ़ी हुई बीपी जो है हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी के फेलियर का कारण बनेगी। इसको कार्डियक फेलियर कहते हैं। हार्ट लंबे समय तक अगर बीपी बढ़ा हुआ होगा तो हार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। इसको कार्डियोमेगैली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्डियोमेगैली के नाम से जानते हैं। और लंबे समय तक बीपी बढ़ा हुआ रहने से हार्ट अटैक तो आ ही सकता है, क्योंकि थ्रोम्बस बनने का मोस्ट कॉमन कारण प्रेशर ही रहता है, जो कि वेसल्स के अंदर इंजरी होने का एक कारण है। तो यहाँ पे पहला जो कंसेप्ट है वह है कार्डियक फेलियर, दूसरा जो है वह है कार्डियोमेगैली और तीसरा जो है वह है हार्ट अटैक। तो कार्डियक फेलियर, कार्डियोमेगैली और हार्ट अटैक, ये जो तीन समस्या रहती है ये लंबे समय तक बीपी के बढ़े हुए रहने से होती है। क्लियर है? तो इन तीनों को मिला के हम यहाँ पे क्या जवाब लिखेंगे? ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को मिला के क्या जवाब लिखा जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। पहला क्या? कार्डियक फेलियर, दूसरा क्या? कार्डियोमेगैली और तीसरा क्या? कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट। आसान है। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों डी बनेगा, लॉन्ग लास्टिंग ब्लड प्रेशर। इसलिए तो बोलते हैं कि जो हाइपरटेंशन है वो एक साइलेंट किलर है। छोटे बच्चों में हाइपोथर्मिया जैसे साइलेंट किलर है, वैसे बड़े लोगों में हाइपरटेंशन, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग हाइपरटेंशन हार्ट के साइज को बढ़ा देगा। लॉन्ग लास्टिंग हाइपरटेंशन हार्ट अटैक का कारण बनेगा। लॉन्ग लास्टिंग हाइपरटेंशन जो है हार्ट जो है आपका थ्रोम्बस फॉर्मेशन का कारण बनेगा। ऐसे अलग अलग रीजन करता है। अगला है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्रेकिया एंड लंग्स एंड डायफ्राम, इसोफेगस, पैनक्रियाज और लीवर। सभी लोगों को जवाब लिखना है और जवाब में ताकत और हिमाकत दोनों चाहिए और थोड़ा दिमाग चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए। और सेशन को आग की तरह फैला दो और अगले एक मिनट में सभी लोगों को अगरबत्ती लगाना है पूरे जोश और उत्साह के साथ में, है ना। प्रेस द लाइक बटन, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो आप आने वाले सेशन के हर एक सवाल को सही कर पाए, आने वाले सेशन के हर एक सवाल को सही कर पाए। तो पहले खुद को पूरा कॉन्फिडेंट कर दीजिएगा और जवाब सोच समझ के लिखिएगा। कई लोगों ने ए जवाब लिखा है, ये तो ठीक है, पर कुछ लोगों का जवाब साइमल्टेनियस बी भी आ रहा है। तो ए और बी दो तरह के जवाब मुझे यहाँ दिख रहे हैं,
प्यारे दोस्तों, हमने पूछा है रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है। आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले होता है नोज, है ना, नाक से ही शुरुआत होती है ना, और इसको ह्यूमिडिफिकेशन वाला ऑर्गन कहते हैं। नाक जो होता है ये जब बाहर से हम हवा लेते हैं तो उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है, वी ऑल नो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। उसके बाद में नाक आगे जाके खुलता है फेरिंग्स में। किसमें खुलता है? फेरिंग्स में, जिसके 3 पार्ट होते हैं। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, और ये जो 3 पार्ट है फेरिंग्स के, उन 3 पार्ट के अंदर पहला होता है नेजो, फिर होता है ओरो, और फिर होता है लेरिंगो। एक होता है नेजो, एक होता है ओरो, और एक होता है लेरिंगो। ये जो लेरिंगो फेरिंग्स है वो आगे की तरफ जाता है, और याद रखना एक होता है नोज, नोज के बाद में फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स, फिर ओरो फेरिंग्स, फिर लेरिंगो फेरिंग्स। याद रखना लेरिंग्स जो होता है, मतलब फेरिंग्स आगे खुलता है, वो जगह कौन सी होगी? लेरिंग्स। और लेरिंग्स जो है इसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। देखो, एक तो हो गया आपका फेरिंग्स, एक हो गया अब आपका लेरिंग्स। तो पहला है नोज, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद में होता है ट्रेकिया, लेरिंग्स के बाद में होता है ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद में होता है आगे की तरफ लंग्स, जो नंबर में 2 होते हैं, है ना, राइट और लेफ्ट, और एल्वुलाई होते हैं। तो यहाँ पे ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद में लंग्स, ट्रेकिया के बाद में लंग्स होते हैं। तो पहला हो गया आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में हो गया आपका लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद में हो गया आपका ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद में बनते हैं लंग्स, और लंग्स के अंदर पाए जाते हैं एल्वुलाई। लंग्स के अंदर क्या होता है? एल्वुलाई। और एल्वुलाई जो है लंग्स के एक्सपांशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे है। अब इसमें कुछ लोग किसको घुसा रहे हैं? इसोफेगस को। इसोफेगस जीआईटी का पार्ट है। पैनक्रियाज और लीवर जीआईटी के एक्सेसरी ऑर्गन है। तो कई लोगों ने बी आंसर लिखा है, वो बिल्कुल गलत है। इसोफेगस तो जीआईटी का पार्ट है, ये हमारा पार्ट ही नहीं है रेस्पिरेटरी का। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अलग पार्ट की, जो ये नाम नहीं आए, वो है एक डायफ्राम। तो डायफ्राम को हम बोलते हैं कि एक मेजर रेस्पिरेटरी मसल है। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक रेस्पिरेटरी मसल है, और ये जो रेस्पिरेटरी मसल है डायफ्राम, रेस्पिरेटरी मसल है, इसको सप्लाई करती है एक नर्व, जिस नर्व का नाम है फ्रेनिक नर्व। हर बार एग्जाम में पूछी जाती है कि डायफ्राम को सप्लाई करने वाली नर्व का नाम बताओ, तो जवाब है फ्रेनिक नर्व। डायफ्राम एक मेजर रेस्पिरेटरी मसल है, इसको सप्लाई करने वाली नर्व का नाम है फ्रेनिक नर्व। और ये फ्रेनिक नर्व जो है C1, C2, C3 और C4, है ना, ये 4 जो आपकी स्पाइनल नर्व है, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। फ्रेनिक नर्व क्या है? फ्रेनिक नर्व एक स्पाइनल नर्व है, और ये जो 4 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व है C1 to C4, ये नर्व सप्लाई करती है, मिल के बनाती है फ्रेनिक नर्व, और फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है डायफ्राम को। और डायफ्राम एक मेजर रेस्पिरेटरी मसल है जो कि मदद करती है, हेल्प करती है इंस्पिरेशन के अंदर, हेल्प इन इंस्पिरेशन। डायफ्राम किस में मदद करेगी? डायफ्राम इंस्पिरेशन में मदद करेगी। इंस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन में मतलब सांस को स्टिमुलेट करने में, इनहेल करने में मदद करती है। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, और एक्टिव प्रोसेस को करने के लिए, इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, और एक्टिव प्रोसेस को करने के लिए मसल का मूवमेंट जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, हम अंदर सांस लेते हैं तो मसल की मदद लेते हैं, क्योंकि एक एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन अगर हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसमें मसल का कोई रोल नहीं रहता है। एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, जबकि इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, और इसमें रेस्पिरेटरी मसल का रोल रहता है। और मेजर रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम है, और इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल और इंटरनल 2 तरह की होती है, वो भी इंस्पिरेशन में हेल्प करती है। लेकिन मेजर हेल्प किसका है? डायफ्राम का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा, और बाकी बातें प्यारे दोस्तों क्या रहेगी? गलत रहेगी। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सोच के जवाब लिखे प्यारे दोस्तों। सवाल कह रहा है द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। राइट एट्रियम की ओपनिंग होती है राइट वेंट्रिकल में। तो राइट एट्रियम की ओपनिंग जो राइट वेंट्रिकल में होती है, उसको कौन गार्ड करता है ना? हु इज द गार्डनिंग पर्सन हु गार्ड द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल? कौन गार्ड करता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
तो यहाँ पे हार्ट के स्ट्रक्चर का बात हो रहा है, मिट्रल वॉल की बात हो रही है, ट्राइकस्पिड वॉल की बात हो रही है, बाइकस्पिड वॉल की बात हो रही है, एओर्टिक या सेमिलुनर वॉल की बात हो रही है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हम जब हार्ट के चैम्बर के बारे में पढ़ते हैं या वाल्व के बारे में पढ़ते हैं तो सिंपल समझे प्यारे दोस्तों कि हमारी बॉडी में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ये आप सभी को पता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। और इस 4 चैम्बर के हार्ट में एक आपका राइट एट्रियम होगा, एक आपका राइट वेंट्रिकल होगा, एक आपका लेफ्ट एट्रियम होगा, एक आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में हार्ट का स्ट्रक्चर पाया जाता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 तरह के हार्ट हो गए। एक हार्ट को हम राइट साइडेड हार्ट कहते हैं जो राइट साइड के बॉडी की में होता है। एक को हम लेफ्ट साइडेड हार्ट कहते हैं जो लेफ्ट साइड की बॉडी के अंदर होता है। ये लेफ्ट साइडेड हार्ट है। प्यारे दोस्तों, ये हार्ट जब अपना फंक्शन करता है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और हार्ट जब अपना काम करता है तो याद देखो, राइट साइड के हार्ट में 3 कस्प वाले वाल्व होते हैं और लेफ्ट साइड के हार्ट में 2 कस्प वाले वाल्व होते हैं। ये जो राइट हार्ट है जिसमें 3 कस्प वाले वाल्व होते हैं, इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट हार्ट में 3 कस्प वाले वाल्व होते हैं, इनको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और लेफ्ट हार्ट में 2 कस्प वाले वाल्व होते हैं, इनको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो एक हो गया आपका ट्राइकस्पिड वाल्व और एक हो गया आपका बाइकस्पिड वाल्व। राइट हार्ट में कौन से वाल्व है? ट्राइकस्पिड। लेफ्ट हार्ट में कौन से वाल्व है? बाइकस्पिड। ये ध्यान रहेगा आपको। अच्छा, इसको याद कैसे रखा जाए सर? जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आपके लंग्स है और इसमें लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा प्यारे दोस्तों? लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं? देखो, हार्ट जहां पाया जाता है जिस जगह पे, उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम होती है 2 लंग्स के बीच की जगह। हार्ट जिस कैविटी में होता है उस कैविटी का नाम होता है मीडियास्टिनम। और अगर आपको कोई पूछे कि मीडियास्टिनम क्या होता है, तो मीडियास्टिनम इज ए स्पेस बिटवीन 2 लंग्स। 2 लंग्स के बीच का जगह मीडियास्टिनम कहते हैं, और वो कहते हैं 2 लंग्स के बीच का जगह, स्पेस बिटवीन 2 लंग्स। 2 लंग्स जो होते हैं उनके बीच के जगह को हम किस नाम से जानते हैं? मीडियास्टिनम के नाम से जानते हैं। तो मीडियास्टिनम इज ए स्पेस बिटवीन 2 लंग्स। 2 लंग्स के बीच की जो जगह होती है उसको मीडियास्टिनम कहते हैं। और ये जो मीडियास्टिनम एरिया है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये जो मीडियास्टिनम एरिया है, मान लो ये 4 चैम्बर का हार्ट है और ये कहाँ होगा? तो हार्ट जो पाया जाता है वो मीडियास्टिनम होता है। और मीडियास्टिनम कहाँ होता है? तो 2 लंग्स के बीच की जगह है। मान लो ये एक लंग्स है और ये एक लंग्स का एरिया है, और उसके बाद में ये दूसरे लंग्स का एरिया है ना। तो 2 लंग्स के बीच की जो जगह है उस जगह को नाम दिया जाता है मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम जो है वो स्पेस होता है 2 लंग्स के बीच में, और इस स्पेस के अंदर हार्ट जो है वो स्लाइड सा लेफ्ट साइड में डेविएटेड रहता है। ये हार्ट जो है वो स्लाइड से किधर डेविएटेड रहता है? लेफ्ट साइड के अंदर। हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा क्या रहता है? डेविएटेड रहता है। मीडियास्टिनम क्या है? 2 लंग्स के बीच की जगह है, और हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में डेविएटेड रहता है। प्यारे दोस्तों, थोड़ा हार्ट के लेफ्ट साइड में होने की वजह से लेफ्ट लंग जो होता है वो थोड़ा पिचका हुआ रहता है। आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है राइट साइड का, ये जो मेन आपका ब्रोंकाई है और लेफ्ट वाला जो ब्रोंकाई है, इन दोनों ब्रोंकाई में क्या फ़र्क है कि लेफ्ट वाला ब्रोंकाई थोड़ा लॉन्ग होता है और राइट वाला ब्रोंकाई थोड़ा शॉर्ट होता है। राइट साइड के ब्रोंकाई थोड़ा चौड़ा होता है। आप यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा चौड़ा होता है और शॉर्ट होता है राइट ब्रोंकाई। जो राइट मैन ब्रोंकाई है, राइट मैन ब्रोंकाई जो है वो क्या होता है? शॉर्ट और वाइड होता है। थोड़ा शॉर्ट होता है एंड थोड़ा वाइड होता है। और लेफ्ट जो ब्रोंकाई है ये थोड़ा क्या होता है? लॉन्ग होता है और ये थोड़ा नैरो होता है। लेफ्ट जो मैन ब्रोंकाई है ये थोड़ा लॉन्ग होता है, थोड़ा नैरो होता है। राइट ब्रोंकाई जो होता है वो तो शॉर्ट होता है और थोड़ा चौड़ा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आगे जाके जहाँ खुलते हैं, इसकी वजह से लेफ्ट लंग साइज में छोटा होता है। तो इसमें 2 ही लोब होते हैं, एक अपर लोब और एक लोअर लोब। 2 ही लोब होते हैं, एक अपर लोब और एक लोअर लोब। और इधर मैं बात करूँ राइट लंग की, तो इसके अंदर पूरा स्पेस है। तो यहाँ 3 लोब बन सकते हैं, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। ऐसे 3 लोब होते हैं। तो राइट साइड में तो कितने लोब होते हैं? 3, अपर, मिडल और लोअर। और लेफ्ट में कितने होते हैं? 2।
अब आपको इसी तरीके से हार्ट का याद रखना है। जैसे लेफ्ट लंग में कितने लोब है, तो 2 लोब है, 2 लोब। तो लेफ्ट हार्ट में कितने वाल्व होंगे, तो 2 वाल्व होंगे, मतलब 2 वाल्व मतलब बाइकस्पिड वाल्व। और राइट लंग में कितने लोब है, तो 3 लोब है। राइट लंग में कितने लोब है, 3 लोब। तो इधर वाल्व कितने होंगे, 3 वाल्व होंगे। राइट लंग में जो वाल्व होते हैं वो 3 वाल्व है, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। लेफ्ट लंग में वाल्व है, वो लोब है, वो 2 लोब है, और उसको 2 वाल्व के नाम से जानते हैं। तो 2 लोब 2 वाल्व, 3 लोब 3 वाल्व। इस तरीके से हम लंग्स को और हार्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही आपको पूछा गया है कि इधर राइट में कितना होगा, तो मैंने बोला इधर आपका बाइकस्पिड वाल्व होगा। बाइकस्पिड वाल्व जो है वो मिट्रल वाल्व भी कहलाता है, होने वाला इसी को क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। और ये जो लेफ्ट है ये ट्राइकस्पिड है। अच्छा दोस्तों, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों को मिला के एवी वाल्व कहते हैं। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। ये आपका राइट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल, तो इनके बीच में होता है, इसलिए इनको क्या बोले, एवी वाल्व बोलते हैं, या इन्हीं को एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर वाल्व। इनको हम किस नाम से जानते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से जानते हैं, या इन्हीं को एवी वाल्व के नाम से जानते हैं। अगला प्यारे दोस्तों, ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, जो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, इनका काम क्या होता है, ये जब खुलते हैं, नॉर्मली ये खुले रहता है और एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में भरता रहता है, लेकिन जब ये बंद होते हैं तो पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये एग्जाम का बहुत फेमस सवाल है। जो S1 साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड है, लब साउंड है, याद रखना दोस्तों। S1 हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड, या इसी को हम लब साउंड कहते हैं। कोई आपको पूछे कब आता है, तो एवी वाल्व जो है क्लोज होता है तब। एवी वाल्व क्या होता है, क्लोज होता है, तब ये फर्स्ट हार्ट साउंड आता है। इसको S1 हार्ट साउंड कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। सवाल ने आपको किधर के साइड का पूछा, इधर के साइड का पूछा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो कौन सा वाल्व है, मैंने बोला 3 कस्प वाला। राइट में 3 है, लेफ्ट में 2 है। लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, राइट लंग में 3 लोब होते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। ये इनके इनपुट वाल्व होता है हमेशा। इनपुट वाल्व मतलब ये वेंट्रिकल में ब्लड को भरवाने में मदद करते हैं, इसलिए इन दोनों वाल्व को या एवी वाल्व को इनपुट वाल्व कहते हैं। दूसरे वाल्व जो आउटपुट वाल्व होते हैं, आउटपुट वाल्व कहाँ होते हैं, आउटपुट वाल्व यहाँ होंगे। आउटपुट वाल्व एक यहाँ पे है और एक आउटपुट वाल्व यहाँ पे है। इनको सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं। सेमी ल्यूनार मतलब अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, आधे चांद के जैसे, सभी कैसे आप याद रख सकते हो। ये सेमी ल्यूनार वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है, इसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। सेमी ल्यूनार वाल्व जो एओर्टा में खुलता है, इसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। तो यहाँ पे 2 वाल्व हो गए, एक पल्मोनरी वाल्व और एक एओर्टिक वाल्व, दोनों को मिला के बोलते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एवी वाल्व, और यह है एओर्टिक वाल्व। कौन से वाल्व है, एओर्टिक वाल्व है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व। क्या बोला जाता है, सेमी, सेमी मतलब हाफ, ल्यूनार मतलब चंद्राकार, अर्धचंद्राकार। तो सेमी ल्यूनार वाल्व या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार वाल्व के नाम से जानते हैं। और ये पल्मोनरी वाल्व जो है, पल्मोनरी आर्टरी में खुलते, आर्टरी खुलते हैं आगे, और इधर जो है एओर्टा की तरफ खुलता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में खुलता है। और इस तरीके से एओर्टा पूरी बॉडी को जाता है और पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को जाती है और ब्लड का प्यूरिफिकेशन करने का काम करते हैं। आपको इस सवाल ने बहुत सिंपल तरीके से पूछा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कौन गार्ड करता है, तो राइट साइड का वाल्व आपको जवाब देना था। प्यारे दोस्तों, मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड तो लेफ्ट साइड में होता है और दोनों एक ही है, मतलब मिट्रल वाल्व ही बाइकस्पिड है, बाइकस्पिड ही मिट्रल वाल्व है कि नहीं है, ये तो एक ही बात है। और ये जो एओर्टिक सेमिलुनार वाल्व है, ये एओर्टिक वाल्व सेमिलुनार वाल्व का एक टाइप है ना, जो कि एओर्टा में खुलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड को एओर्टा में डालता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड को एओर्टा में डालने वाला एओर्टिक या सेमिलुनार वाल्व है। तो तीनों ही गलत हो गए। करेक्ट आंसर एक ही है प्यारे दोस्तों, ट्राइकस्पिड वाल्व, वो वाल्व जिसमें 3 कस्प होते हैं, और वो वाल्व जिससे राइट एट्रियम का ब्लड किस में खुलता है, राइट वेंट्रिकल में खुलता है। लेफ्ट का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलना
ये बाइकस्पिड वाल्व का काम था, और ये जो काम है ये ट्राइकस्पिड वाल्व की यहाँ पे बात हो रही है अगले क्वेश्चन के साथ में। हार्ट के वाल्व और वाल्व की क्लोजिंग, जैसे S1 हार्ट साउंड किसके क्लोज होने से आया, सेमी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, वैसे ही S2 हार्ट साउंड आता है AV वाल्व सॉरी सेमिलुनर वाल्व की क्लोजिंग से। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राइट एट्रियम से ब्लड वापस इंफीरियर वेना केवा में नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लड का जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और ब्लड का प्रेशर उनको वापस जाने से रोकता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने का मेजर कारण होता है इनहिबिट बाय प्रेशर। तो जो प्रेशर है वो अलग अलग होता है, और प्रेशर वेरिएशन जो होता है वो ब्लड को फॉरवर्ड मूव कराता है, बैकवर्ड नहीं जाने देता है कि नहीं है। जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि साहब आपने अगर जो है नर्सिंग कर लिया तो अभी वापस 12वीं में क्यों नहीं चले जाते, आप कहोगे प्रेशर है आगे जाने का, नौकरी लगने का। अभी वापस 12वीं काहे को पढ़ेंगे, 10वीं थोड़ी पढ़ेंगे हम, क्योंकि ज़िंदगी का प्रेशर क्या कहता है कि आगे बढ़ो और अगले स्टेप पे जाओ, वापस बैक स्टेप पे नहीं जाता है कभी भी। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन है दोस्तों कि ये बैंड ऑफ टफ फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग टिश्यू विच कनेक्ट टू बोन और कार्टिलेज और होल्ड टूगेदर ए जॉइंट इज कॉल्ड बोन, और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, विच कनेक्ट टू बोन और कार्टिलेज और होल्ड टूगेदर ए जॉइंट इज कॉल्ड जॉइंट, टेंडन, कार्टिलेज और लिगामेंट। बोन को बोन से कौन जोड़ता है, या बोन को कार्टिलेज, है ना, बोन को बोन से कौन जोड़ता है, यह आपको यहाँ पे जवाब देना है। हाँ, बोन को बोन से जोड़ना है, बोन को लिगामेंट से नहीं सॉरी बोन को बोन से जोड़ना है आपको, तो वो कौन करेगा, ऐसा सवाल ने पूछा है। दो बोन लिखा देखो, विच कनेक्ट टू बोन, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है दो बोन को। अब तू कुछ तो क्या है, सवाल ही नहीं समझ पा रहे कि पूछा क्या है। अरे बोन को बोन से जोड़ने वाला BLB, आपने सुना होगा BLB, नहीं सुना, BLB है, बोन को बोन से जोड़ता है। इधर भी हड्डी है उधर भी हड्डी है, दोनों हड्डी को आपस में जोड़ेगा वो L होगा, L, है ना। एक बोन यहाँ है और दूसरी बोन यहाँ है, और बोन को बोन से जोड़ता है वो L है, L ऐसे है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और इसको L बोलते हैं, L। ये L शेप का स्ट्रक्चर है जो बोन को बोन से जोड़ता है, और इस L वाली स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, लिगामेंट। प्यारे दोस्तों, जैसे हड्डी है और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो वो लिगामेंट होगा, इससे मोबिलिटी पॉसिबल है। आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे मूव कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये लिगामेंट है। हड्डी होती तो मूव नहीं होती। तो बोन से बोन को जो जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट, लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं उसको लिगामेंट कहते हैं। कार्टिलेज वर्ड यूज हुआ तो आप लोग सब डापा चूक हो गए। टेंडन, टेंडन जो होता है वो बोन को मसल से जोड़ता है, ध्यान रखना। यहाँ पे मसल का हमने कहीं जिक्र ही नहीं किया। बोन जो होती है ना, बोन को मसल से जोड़ता है लिगामेंट, है ना। बोन जो होती है हड्डी, हड्डी को किससे जोड़ना है, हड्डी को मसल से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, मसल से। तो हड्डी को जब मसल से जोड़ना है तो उसमें किसका रोल रहता है, लिगामेंट का, टेंडन का। तो हड्डी को जब मसल से जोड़ना है तब टेंडन का रोल है, जबकि बोन को बोन से जोड़ना है तो कौन करेगा, लिगामेंट। अब मान लो ये बोन है और बोन को किससे जोड़ना है, मसल से जोड़ना, मसल से। तो मसल से कौन जोड़ेगा, टेंडन, है ना। बोन को किससे जोड़ना है, मसल से। तो ये जोड़ने का काम रहता है टेंडन का, क्योंकि मसल ऐसी होती है, देखो ये है मसल, ऐसा ऐसा ऐसा, ये मसल होती है। तो बोन को मसल से जोड़ना है तो हम जिसका यूज करेंगे वो होगा आपका टेंडन। और ये कैसे जोड़ेगा, देखो मान लो ये मसल है और ये बोन है, तो आपको अगर इसको जोड़ना है तो आपको टेंडन काम में लेना पड़ेगा, टेंडन। आपने ये टेंडन काम में लिया, T।
मसल है और ये आपने काम में लेना है टेंडन, ऊपर आपकी हड्डी है। तो बोन को अगर मेरे को मसल से जोड़ना है तब तो मैं टी काम में लेता हूँ टेंडन, नीचे मसल है ये काम में लूँ, और बोन को बोन से जोड़ना है तो लिगामेंट, याद रखना। तो ये दोनों तरीके आपको याद रखने, एक तो ये पिक्चर, हड्डी को हड्डी से जोड़ना है तो एल, और हड्डी को मसल से जोड़ना है तो टी फिट होगा वहाँ पे, इसको बोलते हैं टेंडन। तो एक हो गया आपका टेंडन और एक हो गया आपका लिगामेंट, ये अभी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो लिगामेंट जाएगा, ना कि टेंडन। जॉइंट और कार्टिलेज तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? गुड। अगला क्वेश्चन, सवाल छोटे होंगे लेकिन छोटे सवालों में कहानी इतनी अच्छी होगी कि गलत होने की संभावनाएं पूरी पैदा होती है। तो गलत उन्हीं लोगों का होगा जिनका ध्यान थोड़ा कम होगा। तो ध्यान पूरा रखें, और ध्यान अगरबत्ती लगाने से आता है। तो कुछ लोग जो है वो अगरबत्ती लगाने से थोड़े चूक रहे हैं, कुछ लोग जो है सेशन को फैलाने से, आग की तरह फैलाने से चूक रहे हैं। मैंने क्या बोला कि लगा दे आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और जो सीनलेस सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथों से अपनी सफलता का इतिहास लिखना चाहते हो, अपनी कहानी आप खुद लिखना चाहते हो, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाइए। एक शानदार जर्नी है, और इस जर्नी में सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए। आप पूरे तरीके से, पूरे जोश से, पूरे उत्साह के साथ में सेशन से जुड़िए। सेशन के हर एक जो बातें हैं, हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनसे जुड़िए। सभी चीज़ों को आत्मसात करिए, अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट करिए सेशन के साथ में, पूरा 4 चांद लगा दीजिए सेशन को लेके। तो बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, और अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट कर पाएंगे। तो सेशन जो है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड तरीके से यहाँ पे पढ़े समझे। छोटा सा सवाल था कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो हमने कितनी बार बताया दोस्तों कि बॉडी टेम्परेचर की 2 स्केल होती है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये स्केल है टेम्परेचर की। अगर हम बॉडी के नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में होता है। सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर मैं टेम्परेचर के कन्वर्टिंग स्केल की बात करूं, वी कैन कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। तो याद रखना, हम अगर बात करें प्यारे दोस्तों, अब यहाँ तो बड़ा आसान हो गया ये तो आप लोगों के लिए कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, वी ऑल नो। लेकिन जब कन्वर्जन स्केल की बात करूं, जैसे आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, हाँ, तो आपको क्या करना है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड इंटू 1.8 प्लस 32। ये फॉर्मूला है कि अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। जैसे आपको 37 तो पता है पर 98.6 पता नहीं है, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप 37 को मल्टीप्लाई कर दो 1.8 से और उसमें 32 ऐड कर दो तो आपका फ़ारेनहाइट स्केल आ जाएगा। जैसे अगर आप 37 को मल्टीप्लाई करो 1.8 से तो 8 का 7 56 और 8 का 3 24 और 5 29 और 1 का 7 और 3 का 1 और 6 का 1 और 9 का 16 और प्यारे दोस्तों 3 का 6, तो ये हो गया 66.6। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 66.6 और उसमें 32 ऐड कर दो। तो जब मैंने 66 में 32 ऐड किया तो 6 का 2 8 और 6 का 3 9 और 0.6 पीछे था, तो ये आ गया 98.6। कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर मेरे को सेंटीग्रेड स्केल पता है और मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास में फॉर्मूला है, और ये आसान फॉर्मूला है जिससे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो अगर आपको नॉर्मली सेंटीग्रेड पता और फ़ारेनहाइट पता नहीं हो तो। और अगर आपको फ़ारेनहाइट पता है और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो भी आपका फॉर्मूला यही काम करेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है। और क्या चेंज करना है कि जब मान लो आपको कोई चीज़ फ़ारेनहाइट में दी हुई है और आपको बदलना सेंटीग्रेड में है, तो फ़ारेनहाइट वाली जो चीज़ थी उसमें से 32 आपने जोड़े थे पहले, वो माइनस कर दो, और
भाग दे दो 1.8 का जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था, है ना। आपका जो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस कर दो, हाँ, और ये जो 1.8 है इसका भाग दे दो तो आपका स्केल कौन सा आ जाएगा, सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 32 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये सूत्र के अंदर है, फॉर्मूले के अंदर, हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर होता है 32, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे और यही हम घटाएंगे, इससे हम ज्ञात करते हैं। 32 एक फॉर्मूला है, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में 32 एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। 32 कैसे आया ये बहुत लंबी कहानी है, तो ये भी आपको कभी समझाएंगे फुर्सत के साथ में। हाँ, सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए अगले क्वेश्चन के साथ में। हाँ बिल्कुल सही है। तो सवाल क्या कह रहा है, कौन सा ग्लैंड और ऑर्गन जो है वो डज नॉट वर्क राइट इन टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में कौन सा ग्लैंड या ऑर्गन काम नहीं करता है, डज नॉट वर्क इन राइट इन टाइप 1 डायबिटीज़। कौन सा ग्लैंड और ऑर्गन टाइप 1 डायबिटीज़ में, याद करो दोस्तों, हमारी बॉडी में जो ग्लैंड होती है वो टोटल नंबर में 9 होती है, 9 ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टोटल ग्लैंड कितनी होती है, टोटल ग्लैंड नंबर में 9 होती है, 9। ये जो 9 ग्लैंड होती है उसमें 2 ग्लैंड जो यहाँ पे पाई जाती है हाइपोफाइजियल फोसा में, उसमें एक तो होती है पिट्यूटरी और एक होती है पिनियल। दो हाइपोफाइजियल फोसा में क्या, एक तो होती है पिट्यूटरी और एक होती है पिनियल। ये दो तो होती है हाइपोफाइजियल फोसा में, एक है पिट्यूटरी और एक है पिनियल। इसके बाद में एक होती है थायराइड, गले में बात कर रहा हूँ, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड के पीछे की तरफ, थायराइड को लोब में धसी हुई पैराथायराइड। एक होती है थाइमस, क्या होती है, थाइमस। याद रखना दोस्तों, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ग्लैंड की। हमारी बॉडी में ग्लैंड टोटल नंबर में 9 होती है, जिसमें एक होती है पिट्यूटरी और एक होती है पिनियल, एक होती है थायराइड और एक होती है पैराथायराइड। एक ग्लैंड का नाम है थाइमस और एक का नाम है पैनक्रियाज, थाइमस और पैनक्रियाज। एक ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल जो किडनी के ऊपर होती है, और एक ग्लैंड का नाम है मेल के अंदर टेस्टिस, है ना, टेस्टिस। और अगर मैं फीमेल में जाऊंगा तो ग्लैंड का नाम होगा ओवरी, और आप सभी को ऐड करोगे तो टोटल नंबर में हो जाएगी 9, है ना। ह्यूमन बॉडी में 9 ग्लैंड होती है, जिसमें पिट्यूटरी और पिनियल दोनों ही हेड वाले एरिया में होती है, थायराइड और पैराथायराइड नेक वाले एरिया में होती है, थाइमस स्टर्नम के पीछे होती है, पैनक्रियाज यहाँ नीचे की तरफ होती है, जीआईटी के आसपास स्टोमक के नीचे, और एड्रिनल जो होती है, एड्रिनल ये किडनी के ऊपर होती है, और टेस्टिस और ओवरी दोनों जो है वो गोनेट्स के नाम है, और ये स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन करेगी। तो इस तरह की जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। इस एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड जो होती है, इनके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे ये जो पिट्यूटरी है इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम में एक तो आपको ये पूछा जाएगा कि मास्टर ग्लैंड कौन है, ये आपको पूछे तो जवाब देना पिट्यूटरी, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं पिट्यूटरी को, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस के साथ में जुड़ी रहती है और ये सभी ग्लैंड को रेगुलेट करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा हार्मोन यही बनाती है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, एक और सवाल बनता है, हाइपोफाइसिस किसको कहते हैं, तो पिट्यूटरी को ही हाइपोफाइसिस कहते हैं, इस ग्लैंड को ही क्या कहते हैं, इसके ऊपर है हाइपोथैलेमस और इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। और हाइपोफाइसिस दो होते हैं, एडिनो और न्यूरो। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सा पिट्यूटरी, एंटीरियर। और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है ये रहता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। याद रखना, एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी है और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। हाइपोफाइजियल फोसा में पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम है हाइपोफाइसिस, इसी को बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो पिनियल ग्लैंड होती है, पिनियल, इसको हम थर्ड आई के नाम से जानते हैं, पिनियल ग्लैंड। इसको अगर आपको एग्जाम में पूछे कि थर्ड आई वाली ग्लैंड कौन सी है, तो पिनियल को बोलते हैं थर्ड आई। थर्ड आई किसका नाम है, पिनियल का।
और पीनियल को थर्ड आई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्काडियम रिदम को बनाती है। हमें जैसे पता चलता नहीं कि भाई अभी दिन है या अभी रात है, इसका पता किससे चलेगा? ये पीनियल से। थर्ड आई इसको बोला जाता है। थायराइड जो होती है इसको लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का दर्जा दिया हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। अगर आपको कोई पूछे कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, वो थायराइड है, जो हमारी नेक में पाई जाती है और दो इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती है, T3 एंड T4 हार्मोन, जिसकी कमी और अधिकता से बीमारी होती है हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। थायराइड ग्लैंड गले में पाई जाती है और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके पीछे की तरफ एक पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है, जिसके द्वारा सीक्रेट होने वाला एक हार्मोन है पैराथार्मोन, जो कि कैल्शियम को रेगुलेट करने में अपना रोल प्ले करता है। तो इसके पीछे की तरफ जो ग्लैंड है इसको हम क्या बोलते हैं? पैराथायराइड। और ये एक हार्मोन बनाता है पैराथार्मोन, और जिसका सीधा संबंध एक कैल्शियम आयन से है, जो हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट आयन है कैल्शियम। तो कैल्शियम का रेगुलेट कौन सी ग्लैंड करती है या कौन सी ग्लैंड का हार्मोन करता है? तो ये पैराथायराइड रहेगी। ये भी नेक में है और ये थायराइड के पीछे की तरफ पाई जाती है, और थायराइड को लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्यारा दोस्तों आपको क्या पूछा जाएगा कि ये जो थाइमस ग्लैंड है इसके बारे में, कि आपकी बॉडी की ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि इम्यून ग्लैंड की तरह काम करती है, जो कि डिफेंस ग्लैंड है। हमारी बॉडी की कौन सी ग्लैंड इम्यून ग्लैंड है? इम्यून ग्लैंड का मतलब क्या होता है? इम्यून ग्लैंड का मतलब होता है जो इम्यूनिटी से संबंधित रहती है। तो थाइमस का संबंध इम्यूनिटी से है, क्योंकि हमारी जो लिम्फोसाइट है, स्पेशली टी लिम्फोसाइट, उसका मैचुरेशन थाइमस में होता है। एक लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट WBC का एक टाइप है, और ये लिम्फोसाइट में एक लिम्फोसाइट है टी लिम्फोसाइट, और ये जो टी लिम्फोसाइट है ये जाके थाइमस में ही अपने आप को मैच्योर करती है। इसलिए थाइमस को हम इम्यून ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग नाम है, देखो यहाँ पे मास्टर ग्लैंड है, यहाँ पे थर्ड आई है, यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लैंड है, यहाँ पे कैल्शियम रेगुलेटिंग ग्लैंड है, और इसको हम इम्यून ग्लैंड बोलते हैं। इम्यून ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि टी लिम्फोसाइट जिनका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होगा, लेकिन इसका मैचुरेशन थाइमस में होता है, और टी का मतलब ही, टी लिम्फोसाइट में टी का मतलब ही थाइमस है। ठीक है। अगला यहाँ पे प्यारा दोस्तों पैनक्रियाज। ये सभी ग्लैंड में और भी स्पेसिफिक है। क्यों है? क्योंकि ये है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों काम करने वाली ग्लैंड। मतलब आपको एग्जाम में पूछा जाए कौन सी ग्लैंड है जिसका काम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, एंडोक्राइन काम भी है और एक्सोक्राइन काम भी है, दोनों है, उसको हम पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। अब मज़ेदार बात सुनिएगा, बहुत मज़ेदार बात बता रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद में आपका मन करेगा कि मैं अगरबत्ती लगा दूँ हाथों हाथ, है ना। कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन दोनों काम करते हुए हमने पूछा पैनक्रियाज से कि बताओ भाई तुम्हारा मुख्य काम क्या है, तो उसने क्या जवाब दिया पता है? एक्सोक्राइन। ओ माय गॉड, लेकिन हम तो तुम्हें भाई साहब एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। बोले वो तो मैंने उड़ता तीर ले रखा है, एंडोक्राइन सिस्टम का काम तो मैंने उड़ता तीर ले रखा है। पैनक्रियाज का मेन काम जो है वो तो एक्सोक्राइन है। मेन काम तो क्या है? 99% तो ये एक्सोक्राइन काम करती है, पैनक्रियाटिक जूसेज बनाती है। इसका जो मेन काम है वो तो काम है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन काम तो ये सिर्फ 1% करती है। पैनक्रियाज जो है एंडोक्राइन काम तो सिर्फ 1% करती है, और इसका जो 1% एंडोक्राइन काम है उसमें इसकी पूंछ जो होती है, पूंछ, उसके अंदर आइसलैंड ऑफ लैंगरेंस नाम की सेल पाई जाती है पूंछ में। कितनी मज़ेदार बात है कि बाकी पूरी पैनक्रियाज की बॉडी, हेड, जो बड़े बड़े पार्ट है वो सब एक्सोक्राइन काम ही करेंगे। सिर्फ इसका 1% हिस्सा, जब आप पैनक्रियाज को देखते हैं हम, लीफ शेप की स्ट्रक्चर होती है, तो सिर्फ इसका 1% हिस्सा प्यारे दोस्तों क्या करता है? ये टैल वाला एरिया, पूंछ वाला एरिया, इसका सिर्फ 1% हिस्सा जो है यहाँ पे आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। और ये जो आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 3 तरह की सेल है। एक सेल का नाम है अल्फा, एक का है बीटा और एक का है डेल्टा। ये जो अल्फा सेल है ये बनाएगी यहाँ पे जो है आपका ग्लूकागोन। क्या बनाएगी? ग्लूकागोन। ये जो बीटा सेल है ये बनाती है इंसुलिन, और ये जो डेल्टा सेल है ये बनाती है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। तो 3 तरह की सेल होगी, एक तो होगी अल्फा सेल, एक होगी बीटा सेल और एक होगी डेल्टा सेल। 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकागोन और इंसुलिन, अल्फा और बीटा सेल के द्वारा बनते हैं। प्यारे दोस्तों इन दोनों सेल के द्वारा बनने वाले ये दोनों हार्मोन
जो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो ग्लूकोज का रेगुलेशन करते हैं, प्लाज्मा में ग्लूकोज को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब इसमें कॉमन दिक्कत किस में होती है, कॉमन दिक्कत होती है बीटा सेल की। किसकी दिक्कत होती है, बीटा सेल की। ये जो बीटा सेल होती है, इन बीटा सेल में दिक्कत की वजह से, मतलब अगर पैनक्रियाज के किसी सेल का बीमारी होगा तो और बॉडी के अंदर, तो ज़्यादातर बीटा सेल बीमार होते हैं और बीटा सेल जब बीमार होते हैं तो इंसुलिन का कमी हो जाता है। मज़ेदार बातें है कि नहीं है, एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड में सभी बातें मज़ेदार है कि नहीं है। मतलब हमारी बॉडी में इतनी सारी चीज़ें भगवान ने बनाई है प्यारे दोस्तों, जो सभी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। इसलिए हम तो सिर्फ इनको पढ़ते हैं, उन्होंने इसको बना दी है। इसलिए सुबह सुबह हम क्या लगाते हैं, अगरबत्ती, और इससे क्या आता है, मन में विश्वास। तो एक बार 1 मिनट का समय दूंगा, परमपिता परमेश्वर को याद करें, सभी लोग लगाएं, आपकी ज़िंदगी में भी विश्वास पैदा होगा। क्यों? क्योंकि विश्वास ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। मैंने बोला मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। और आप जिंदगी में जब भी चढ़ेंगे, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं अखरेगा। हर दिन आपके लिए, ये एक साल का आखिरी दिन है आज, और आज आखिरी दिन जो है दोस्तों, ये बड़ा मज़ेदार होने वाला है। शाम को, अभी तो ये मॉर्निंग का सेशन है, आज शाम का जो हमारा 8:30 बजे, 8:15 बजे का जो सेशन है, शाम का 8:15 बजे का सेशन बिल्कुल स्पेसिफिक, अलग, धुआंधार और ज़बरदस्त होने वाला है। तो शाम को 8:15 बजे का सेशन बिल्कुल मत चूकिएगा, इंतज़ार रहेगा। तमाम जितने भी हमारे रसूल हैं 8:15 जरूर जुड़ें, बहुत सारी स्पेसिफिक बातें करने वाले हैं। 2022 की सभी यादें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। 2022 में क्या क्या किया था, क्या क्या हुआ था, उत्कर्ष की जर्नी आपको शेयर करने वाले हैं। उत्कर्ष का हमारा नर्सिंग प्लेटफॉर्म क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, हमने 2022 में किन किन चीज़ों को किया यहाँ पे, और आगे जो है 2023 में क्या क्या नया होने वाला है। मतलब 2023 में क्या नया होने वाला है, पहले ही दिन में हम क्या नया करने वाले हैं, ये सभी बातें शाम को बताऊंगा मैं। तो शाम का सेशन बहुत मज़ेदार होगा। शाम को 8:15 बजे हमारे तमाम रसगुल्ले अगरबत्ती लगा के बिल्कुल जुड़िएगा, और पूरे जोश और उत्साह के साथ में बहुत कुछ बातें हम करने वाले हैं। और क्या क्या हमारी प्लानिंग रहेगी 2023 में, और हमारे नर्सिंग के विद्यार्थियों के लिए हम क्या अलग करने वाले हैं, क्या खास करने वाले हैं, कौन से अचीवमेंट्स थे, क्या नए हमारे टारगेट्स रहेंगे, ये सभी बातें आपको हम शेयर करने वाले हैं। तो बिल्कुल शाम को 8:15 बजे कोई भी स्टूडेंट पीछे नहीं बचेगा। और जितने हमारे रसगुल्ले हैं वो इस नंबर को, जैसे अभी हमारे 2000 रसगुल्ले हैं, शाम को ये नंबर 4 और 6000 होना चाहिए। नंबर में बल्किंग में स्टूडेंट जुड़ना है, ताकि हम आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करें। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें मैं बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या जर्नी है हमारे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज का, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, आयाम रहेंगे यहाँ पे, सभी बातें हम शेयर करेंगे। तो अभी एक स्पीड के साथ में सभी लोग जुड़े, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। ग्लूकागोन और इंसुलिन, 2 हार्मोन की मैंने यहाँ पे बात कर ली। सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन है जिसकी मैंने और बात की। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ग्लूकागोन और इंसुलिन मिलके ब्लड में ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करते हैं। अगर मान लो किसी मरीज में बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाए, इंसुलिन का कमी हो जाए, क्या बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाए, इंसुलिन का कमी हो जाए, और हाँ, शाम का सेशन सभी के लिए है। शाम का सेशन किसी स्पेशल एग्जाम का सेशन नहीं है। शाम का सेशन CHO के हमारे स्टूडेंट है, नॉर्सेट उत्कर्ष के जितने भी हमारे विद्यार्थी है, सबके लिए है। बहुत सारी बातें हम सभी से करने वाले हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन करने वाले हैं, बहुत कुछ मतलब इंटरेक्शन होगा। जैसे नॉर्मली क्लास में आपने देखा होगा हम पढ़ाई पे फोकस करते हुए पढ़ते हैं, वहाँ पे पढ़ाई के साथ में क्या क्या और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम है, सब चीज़ें होगी। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं है। इसलिए सभी लोग जुड़े शाम को, आज के साल का आखिरी सेशन, और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि अल्फा और बीटा, ग्लूकागोन और इंसुलिन की हमने बात की, सोमेटोस्टेटिन की हमने बात की, और ये जो बीटा सेल है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती है, वो उसका अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए तो हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारी बॉडी में जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो आपको देखना है कि उस कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज़। क्या नाम है? डायबिटीज़ मेलाइटस। कौन सी बीमारी है? डायबिटीज़ मेलाइटस। ये 2 तरह की होती है।
एक तो बॉडी में बीटा सेल पूरी की पूरी खराब हो गई, और बीटा सेल पूरी की पूरी जब खराब हो जाती है प्यारे दोस्तों, तो वहां पे जीरो इंसुलिन बनता है। जब हमारी बॉडी में जीरो इंसुलिन बनता है तो वहां पे टाइप 1 डायबिटीज होगी। कौन सी डायबिटीज होगी? टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें बॉडी में इंसुलिन कैसा होता है? जीरो इंसुलिन होता है। और दूसरा, अगर बॉडी में इंसुलिन बनता तो है लेकिन कम बनता है, कम इंसुलिन बने, उसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो दो तरह का डायबिटीज है, एक तो है टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन जो है वो जीरो बनता है, और एक टाइप 2 डायबिटीज होती है जिसमें इंसुलिन कम बनता है, बनता तो है पर कम बनता है। तो इसके आधार पे डायबिटीज मेलाइटस नाम की इस बीमारी में दो टाइप हो गए, डायबिटीज मेलाइटस। और एग्जाम में छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है, तो इस बीमारी के दो टाइप हो जाते हैं, एक तो डायबिटीज मेलाइटस 1 और एक होता है डायबिटीज मेलाइटस 2। इस 1 को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, और जो टाइप 2 है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, मतलब वो डायबिटीज जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये तो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और ये वो डायबिटीज मेलाइटस है जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो एक तो हो गया आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और एक आपका कौन सा हो गया? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो एक को नाम दे दिया हमने इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और एक को हमने नाम दे दिया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। एक हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, एक हो गया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये दो अलग अलग तरह के डायबिटीज मेलाइटस हो गए, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। प्यारे दोस्तों, जो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, इसी को हम नाम देते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। क्या नाम देते हैं? जुवेनाइल डायबिटीज। इसी को हम क्या नाम देते हैं? जुवेनाइल डायबिटीज। वो डायबिटीज जो बच्चों में होती है, इसी को हम बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। इसी को बोलते हैं वो डायबिटीज जो बच्चों में पाई जाती है, बच्चों में, इसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं होती, हमने बोला, तो हमने इसको नाम दे दिया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। सो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्या है। इस इंसुलिन डिपेंडेंट में इसका इलाज जो है वो इंसुलिन ही होता है। मतलब जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है उसके इलाज में हम क्या देते हैं? हम इंसुलिन ही देते हैं, इलाज में इंसुलिन थेरेपी ही देते हैं। तो यहाँ पे तो हम इंसुलिन थेरेपी ही देंगे। और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होती है, इसके अंदर हम इलाज के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर क्या देते हैं? ट्रीटमेंट के अंदर OHA देते हैं, OHA, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, टैबलेट देंगे, मेटफॉर्मिन देंगे, है ना, ग्लिमिप्राइड देंगे, ग्लिकलाजाइड देंगे, OHA देंगे। और यहाँ पे क्या देंगे? इंसुलिन खुद ही दे देंगे। तो एक में इंसुलिन ही देते हैं, एक में OHA देते हैं। एक इंसुलिन डिपेंडेंट है, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। याद रखना, डायबिटीज मेलाइटस एक इम्पोर्टेंट बीमारी है और इसका इलाज आसान है लेकिन लगातार है, और ज़िंदगी भर मैनेजमेंट करना जरूरी है। अगर आप डायबिटीज़ को प्रॉपर मैनेज या कंट्रोल नहीं करते हैं तो डायबिटीज़ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को लेके आती है। इससे मैक्रो और माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से मरीज जो है उसके अंदर एज ए कॉम्प्लिकेशन वैस्कुलर डिजीज होती है, एज ए कॉम्प्लिकेशन रेटाइनोपैथी होती है, नेप्रोपैथी होती है, न्यूरोपैथी होते हैं। और इतना ही नहीं प्यारे दोस्तों, डायबिटीज़ की वजह से और भी बहुत सारे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होने की रिस्क रहती है। डायबिटीज़ अपने आप में एक जानलेवा बीमारी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, टाइप 1 डायबिटीज़ में लाइफ लॉन्ग कोई भी डायबिटीज़, टाइप 1 हो टाइप 2 हो, कोई भी डायबिटीज़ ठीक नहीं होती है। वंस ए क्लाइंट विद डायबिटीज़ इट्स फॉर लाइफ लॉन्ग, तो लगातार दवाई लेनी होती है। हाँ, दवाई की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है कि दवाई बंद भी हो जाए, पर दवाई नहीं ले रहे हो और आपको डायबिटीज़ नहीं है ऐसा भी नहीं है ना। दवाई बंद होना भी डायबिटीज़ के ख़त्म होने का इंडिकेशन नहीं है। डायबिटीज़ तो ज़िंदगी भर रहती है, बस उसको कंट्रोल रखना पड़ता है, और विदाउट मेडिसिन भी वो कंट्रोल हो जाती है। कई मरीज होते हैं जो प्री डायबिटिक होते हैं, उनके अंदर तो एक्सरसाइज और खाने का कंट्रोल ही काफ़ी कंट्रोल है, फिर उसमें दवाई का ज़्यादा रोल भी नहीं होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, पुअर आउटपुट अगर यूरिन का हो
तो इसको क्या बोलते हैं, तो डेफिनेटली इसको ओलिगोयूरिया कहते हैं। यूरिन आउटपुट जब पुअर हो जाए, यूरिन का आउटपुट कम हो जाए तो उसको ओलिगोयूरिया कहते हैं। पाईयूरिया का मतलब होता है यूरिन में पस होना, पस इन यूरिन। अगर यूरिन में पस आ जाए तो उसको पाईयूरिया कहते हैं। एन्यूरेसिस जो होता है, एन्यूरेसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, बैड वेटिंग। क्या बोलते हैं, बैड वेटिंग। एन्यूरेसिस इसी को बोलते हैं बैड वेटिंग। और एन्यूरेसिस जो है वो इनवॉलंटरली पासेज ऑफ यूरिन इन बेड whenever there is no control and client is voluntarily पास करता है, पास ऑफ यूरिन इन बेड, उसको हम बेड वेटिंग के नाम से जानते हैं। इनवॉलंटरली पासेज ऑफ यूरिन इन बेड, ये एन्यूरेसिस कहलाता है। और डायूरेसिस का मतलब होता है डबल यूरिन आउटपुट। डायूरेसिस का मतलब होता है डबल यूरिन। यूरिन जब डबल हो आउटपुट में तो इसको हम डायूरेसिस कहते हैं। तो डबल यूरिन इज डायूरेसिस, इनवॉलंटरली पासेज ऑफ यूरिन इज एन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस। और पस इन यूरिन इज पाईयूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन इज ग्लाइकोसूरिया, ब्लड इन यूरिन इज हिमेचूरिया। एंड यहाँ पे क्या बोला है, ओलिगोयूरिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। 24 घंटे में, प्यारे दोस्तों 24 घंटे में अगर 400 ml से कम यूरिन आउटपुट है ना 24 आवर्स में, तब तो ओलिगोयूरिया है। लेकिन अगर 24 घंटे में 100 ml से भी कम यूरिन आए 24 आवर्स में, लेस देन 100 ml, तब ओलिगो नहीं है, ये तो एन्यूरिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एन्यूरिया। इतना ज़्यादा कम यूरिन आउटपुट है, एन्यूरिया कहलाता है। एक हमने बोल दिया ब्लड आ जाए तो हिमेचूरिया और ग्लूकोज आए तो ग्लाइकोसूरिया, दो बातें हैं। ग्लूकोज आ जाए यूरिन में तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया, और अगर ब्लड आ जाए तो उसको बोलते हैं हिमेचूरिया। एक तो है ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, और एक है हिमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन। ये सभी टर्मिनोलॉजी है प्यारे दोस्तों, टर्मिनोलॉजी जो यूरिन से संबंधित है। और पुअर यूरिन आउटपुट जो है, इसके लिए हम बोल ही चुके हैं कि इसको ओलिगोयूरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओलिगोयूरिया। अगला क्वेश्चन, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन ही देते हैं। जुवेनाइल का मतलब ही होता है बच्चों में होने वाली डायबिटीज, और बच्चों में होती है बीटा सेल के कंप्लीट एब्सेंसी पे। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज ही कहते हैं प्यारे दोस्त। तो जुवेनाइल का इलाज जो होता है वो इंसुलिन ही होता है, और अलग अलग तरह की इंसुलिन होती है, वो वहाँ पे करना है। पाईयूरिया जो है, यूरिन में पस होती है जिसका कारण इन्फेक्शन है, यूटीआई और पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह होती है, तो इसका इलाज एंटीबायोटिक होता है। पर एंटीबायोटिक देते से समय हम वहाँ पे यूरिन का कल्चर टेस्ट कराते हैं, और कल्चर में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसके आधार पे एंटीबायोटिक डिसाइड की जाएगी। क्लियर है, हाँ। चलिए अगला है, कौन सी सेल एंटीबॉडी सिक्रेट करती है। एंटीबॉडी कौन सी सेल बनाती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल। ये जो सारे नाम आप यहाँ पे देख रहे हो प्यारे दोस्तों, ये सारे नाम WBC के नाम है। मतलब WBC अलग अलग नाम से जानी जाती है। जब मैं WBC की बात करता हूँ ना, वाइट ब्लड सेल कैसे कलर की होती है, WBC का कलर। प्यारे दोस्तों WBC का क्या कलर होता है बताओ, WBC का कलर बताओ। जैसे RBC का क्या कलर होता है, रेड कलर, वैसे WBC का कौन सा कलर होगा। सभी लोग जवाब लिखें, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। आज के सेशन का ऐतिहासिक क्वेश्चन, आज के सेशन का ऐतिहासिक क्वेश्चन, WBC के टाइप पूछे हैं, कलर पूछा है दोस्तों को, और कई लोगों ने लिखा है कलरलेस। मजा आया भाई, हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी, देखो वाइट भी लिखेंगे, मुझे पता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम WBC का कलर बोले पूछे और आप वाइट ना लिखो। तो WBC का कलर वाइट होता है, ये भी लिखा जाएगा, और बहुत धुआंधार तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन मैक्सिमम रसूले जो शुरुआत से सेशन को अटेंड कर रहे हैं, लगातार रोज अटेंड करते हैं, उसका यही फायदा है कि उससे आपको समझ में आता है कि क्या कहानी है। WBC एक कलरलेस सेल है, ध्यान रखो दोस्तों। इसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये व्हाइट होती है, ये कलरलेस होती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि WBC का कोई कलर नहीं होता, ध्यान रखना। WBC एक कलरलेस सेल है। गलत होने का एक कारण बताऊं मैं, बताओ क्या। आप सब अब जान गए होंगे कि सवाल गलत कब होता है। आप सभी लोग बता दो गलत क्यों हुआ, बताओ। एग्जैक्टली कि सर हमने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई। लाइक बटन जब तक प्रेस नहीं करोगे ना दोस्तों,
वो ऊर्जा अंदर नहीं आएगी, जो ऊर्जा, हाँ, क्योंकि किसी ने कहा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा। अरे होके ना मायूस यूं बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मन की मजबूती, शरीर की मजबूती, बुद्धि की मजबूती, ज्ञान चाहिए, मजबूत ज्ञान। तो यहाँ पे हम मजबूत ज्ञान की बात कर रहा हूँ WBC, जिसके दो टाइप है। एक तो होता है वो दोस्तों जो है ग्रेनुलोसाइट, हमने बोला, और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट। WBC हैव टू इंपॉर्टेंट टाइप। पहला होता है ए ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा एक हमने बोला है ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट, एक होता है ग्रेनुलोसाइट। ये जो ए ग्रेनुलोसाइट है, ये दो होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों को मिला के बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। और ये जो न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, बेजोफिल है, एक और होता है बेजोफिल्स। ये तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट। ये तीनों क्या होती है? ग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेजोफिल, ये तीनों तो है ग्रेनुलोसाइट। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है ए ग्रेनुलोसाइट। याद रखना दोस्तों, हम अगर ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट की बात करें, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इओसिनोफिल की बात करें, तो न्यूट्रोफिल जो है ये WBC की वो सेल है जो बेसिकली इम्यून सेल कहलाती है, ऐसा हम बोलते हैं, मतलब इन्फेक्शन के से लड़ने वाली सेल कहलाती है। वो WBC की सेल जो नंबर में बहुत ज़्यादा होती है, इसको न्यूट्रोफिल कहते हैं। तो मान लो अगर आपको कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो भी किसका? बैक्टीरिया का, तो किसके नंबर बढ़ते हैं? तो जवाब है न्यूट्रोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं। न्यूट्रोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इओसिनोफिल हमने बताया था कि जब भी कोई एलर्जिक कंडीशन बनती है, एलर्जिक इन्फेक्शन, तो इसके नंबर बढ़ते हैं। और बेजोफिल जो है, कोई पैरासाइट इन्फेस्टेशन हो, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, पैरासाइट इन्फेस्टेशन हो, तो इसके नंबर बढ़ते हैं। एलर्जी में इओसिनोफिल और एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर न्यूट्रोफिल्स के नंबर बढ़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मोनोसाइट को हमने फेगोसाइटिक सेल बोला। क्या बोला? फेगोसाइटिक सेल। और ये फेगोसाइटिस करती है ना, तो ये ब्लड को छोड़ के बाहर जाती है, टिश्यू के अंदर जाती है और वहाँ के माइक्रोब्स को ख़त्म करती है। एकमात्र हमारी ब्लड सेल WBC जो ब्लड वेसल को छोड़ के बाहर जाती है, इसको हम डाइपेडेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपेडेसिस। इसके पास में कैपेसिटी है WBC के पास में कि ये ब्लड को छोड़ के बाहर जाती है, टिश्यू में जाती है, वहाँ पे जाके फेगोसाइटोसिस करती है। ये हिम्मत करती है, घर में घुस के मारती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है बैक्टीरिया के ऊपर। ये इसकी बहुत ज़बरदस्त आदत है, इसलिए WBC की अगरबत्ती रोज़ लगाते हैं हम। मोनोसाइट WBC का ऐसा ही एक टाइप है जो ऐसा विचित्र काम करता है। लिम्फोसाइट जो है पूरे दोस्तों, लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बनाने में मदद करती है। लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना। जब मैं लिम्फोसाइट की बात करूँ, लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इसके दो टाइप होते हैं। एक लिम्फोसाइट को हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। और दूसरे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, ये बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी देते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी देते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, सेल मीडिएटेड। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी इम्यूनिटी देगी, तो बी लिम्फोसाइट की जो इम्यूनिटी होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी है। इसका एक और नाम है फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी। और टी लिम्फोसाइट को हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये जो टी लिम्फोसाइट है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, जिसमें CD4 सेल है, CD8 सेल है, टी हेल्पर सेल है, टी किलर सेल है। ये जो CD4 सेल है इसको टी हेल्पर सेल कहते हैं, हेल्पर। तो ये जो टी हेल्पर सेल है ये किस में हेल्प करेगी? ये हेल्प करती है दोस्तों, ये जो आपका बी लिम्फोसाइट है इसको इम्यूनोग्लोबुलिन में कन्वर्ट होने में, इम्यूनोग्लोबुलिन, गामदे जो होता है ना, गामदे इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इसको कन्वर्ट कौन कराएगा? ये टी लिम्फोसाइट हेल्पर सेल क्या करती है? बी लिम्फोसाइट को इम्यूनोग्लोबुलिन में कन्वर्ट कराती है। बी लिम्फोसाइट हमेशा ह्यूमरल या फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी देगी,
जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जैसे IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, आपने सुने होंगे नाम इम्यूनोग्लोबुलिन के, है ना। ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन इसी में बनते हैं और इनके नाम आपने सुने होंगे IgG, IgA, IgM, IgD, ये क्या है, ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है स्पेसिफिक एक्शन होते हैं इनके। जैसे आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया कि भाई प्लासेंटा को कौन क्रॉस करता है, प्लासेंटा को कौन क्रॉस करता है, तो IgG, माँ से बच्चे में इम्यूनिटी मिलती है IgG के थ्रू, और IgG प्लासेंटा को क्रॉस करके माँ से बच्चे में जाता है। माँ के दूध में, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा होता है, तो IgA, ये ब्रेस्ट मिल्क में होता है। ब्रेस्ट मिल्क में कितना ईजी है, आसान है कि नहीं ये सभी बातें। ब्रेस्ट मिल्क में कौन होता है, तो ये है। बड़ा कौन है, मैक्रो कौन है, तो M एक मैक्रो साइज वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है। IgD जो है बॉडी सरफेस पे कौन होता है, तो बॉडी सरफेस पे IgD होता है, बॉडी सरफेस पे। IgE होता है वो एलर्जिक वाली कंडीशन में कौन बढ़ता है, तो IgE, एलर्जिक में कौन बढ़ेगा, तो IgE। बॉडी सरफेस पे कौन होगा, तो IgD। मैक्रो कौन है, तो IgM। माइक्रो कौन है, तो IG जो है E। और ब्रेस्ट मिल्क में कौन होता है, IgA। ये अलग अलग नाम है जो आपको ध्यान रखने, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम है, गामदे इनको बोला जाता है। हाँ, ब्रेस्ट मिल्क में कौन होता है, मदर के प्लासेंटा को क्रॉस करके कौन जाता है, तो यहाँ पे सवाल ने पूछा तो जवाब है लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी वाला काम जो है वो लिम्फोसाइट का है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाने का काम लिम्फोसाइट का है। लिम्फोसाइट एक इम्पोर्टेंट इम्यून सेल है, WBC का एक इम्पोर्टेंट टाइप है ना। एक हो गया आपका मोनोसाइट और एक हो गया आपका लिम्फोसाइट। समझ में आ रहा है रसगुल्लों, आसान है कि नहीं है, आसान है। आसान है तो क्या करो, एक बार पूरे जोश और उत्साह के साथ में अगरबत्ती लगा लो, अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट करो, क्योंकि आपका विश्वास और आपका जो है पूरा कॉन्फिडेंस ही आपकी सफलता का कारक बनेगा। तो मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट कि इस बार सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। क्या, इस बार सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सभी लोग जवाब लिखे, बेहतरीन जवाब लिखे और अपना अपना जवाब लिखे। किसका दोस्तों, अपना अपना जवाब लिखे। हाँ, प्यारे दोस्तों, सवाल है व्हाट इज ट्रू अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कौन सी बात सत्य है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, हिंदी में चाहिए, चलो आपकी जो ख्वाहिश है उसको अब हम पूरा कर देंगे। अभी करते हैं पूरा हिंदी में क्वेश्चन देंगे भाई, इंग्लिश में देंगे, गणित में देंगे, जीके में देंगे, रीजनिंग में देंगे, मैथ्स में देंगे, सभी भाषाओं में देंगे, चिंता ना करो। Duodenum is not part of small intestine. Duodenum is not a part of small intestine. Digestion is completed. Ileum is middle part of small intestine. Digestion is completed. All of the above. कौन सा बात सही है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कौन सी बात सही है। पहला क्या लिखा हुआ है, ड्यूडिनम इज नॉट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या ये बात सही है, नहीं सर, ड्यूडिनम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। फिर ऑल ऑफ द अबव कैसे वगैरह ला लो, ऑल ऑफ द अबव देख के ऑल ऑफ द अबव टिक करने से सही थोड़ी होता है। पहला लिखा है कि ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ही नहीं। अरे भाई साहब, बिना ड्यूडिनम के तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी इंटेस्टाइन बन जाएगी, है कि नहीं है। ड्यूडिनम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक अति महत्वपूर्ण पार्ट है, तो ये तो हो गया गलत, है कि नहीं है। दूसरा, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, इलियम इज मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम जो है ड्यूडिनम के बाद में हमेशा जेजुनम आता है, और इलियम जो है वो टर्मिनल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना। ये कभी भी मिडल पार्ट नहीं है, इसलिए बी भी गड़बड़ है। इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कभी भी मिडल पार्ट होता ही नहीं है, ये तो टर्मिनल पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है। और सी में लिखा है डाइजेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग पूरा डाइजेशन हो जाता है। रिमेनिंग जो डाइजेशन है
वो आगे जाके मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वाटर का वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन और उनमें से जो काम की चीज़ें हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से हो जाता है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का मैक्सिमम काम कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मूविंग आर्म टुवर्ड्स द बॉडीज मिड लाइन, बॉडी के मिड लाइन की तरफ आर्म का मूवमेंट क्या कहलाता है? बॉडी के मिड लाइन की तरफ आर्म का जो मूवमेंट है वो किस नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों सभी लोगों को जवाब लिखना है, क्या आंसर होना चाहिए? बहुत आसान है। देखो हिंदी में अगर क्वेश्चन चाहिए तो एक ही चीज़ है कि नंबर 2000 हो जा, मतलब आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए अभी, है ना। तो सभी एक बार जोश और उत्साह के साथ में अगरबत्ती लगाएंगे और एकदम नया आंकड़ा करके देंगे और मुझे लगेगा कि हाँ ये परफेक्ट आंकड़ा है, क्वेश्चन हिंदी में आ जाएगा हाथों हाथ ऑन द स्पॉट, ये गारंटी है। अब कितना जल्दी आंकड़ा लगाते हो, अब हाथों हाथ लगाओगे तो हाथों हाथ आ जाएगा, थोड़ी देर टाइम लगेगा, उतना देरी से आएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे मूविंग आर्म टुवर्ड द बॉडीज में, बॉडी के मिड लाइन की तरफ आर्म का मूव करना। देखो ये बॉडी है मिड लाइन, अगर दूर जा रहा है तो एबडक्शन है, पास आ रहा तो एड है। जैसे मैं सिंपल बताऊं, मेरा ये हाथ है, अब इस हाथ में आपको ध्यान रखना है कि मान लो ये मेरा बॉडी का मिड लाइन है, इसको मैं मिड लाइन बोलता हूँ, मिड लाइन ऑफ माई बॉडी, और अगर इसके ये पास में आ रही है अंगुली है तब तो ये एड है, और अगर ये दूर जा रही है तो इसको एबडक्शन बोलते हैं। मतलब ये जो बॉडी का मिड लाइन एरिया है, इस मिड लाइन एरिया के कोई चीज़ अगर पास में आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एड, और दूर जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं? एबडक्शन। तो ऐड करना इज एडक्शन, और दूर ले जाना, पास लाना एडक्शन है, और दूर ले जाना क्या कहलाता है? एबडक्शन। एडक्शन और एबडक्शन ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे मिड लाइन के हम पास ला रहे हैं, इसको एडक्शन कहते हैं, एडक्शन। दूर ले जाते हैं उसको एबडक्शन कहते हैं, है ना। एक होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब किसी भी चीज़ को मोड़ना, ये फ्लेक्शन है, और हाँ, और दूसरा जो है एक्सटेंशन जो होता है वो ऐसे चले जाना, ऐसे जाना एक्सटेंशन है, ऐसे करना फ्लेक्शन है, याद रह जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा? एडक्शन। मिड लाइन के चीज पास में आना एडक्शन है, और दूर ले जाना एबडक्शन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हो गया? कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। तो ऐड करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेक सर्वाइकल स्मीयर। सर्वाइकल स्मीयर को लेने के लिए, याद रखना, सर्वाइकल स्मीयर को लेने के लिए कौन सा, मतलब क्या यूज करेंगे? कल्पोस्कोप, एरेज स्पेचुला, वेजाइनोस्कोप, लेप्रोस्कोप। सर्वाइकल स्मीयर को लेने के लिए क्या यूज करते हैं, ऐसा सवाल ने पूछा है। सर्वाइकल स्मीयर, सर्वाइकल स्मीयर को क्या बोलते हैं? पैप स्मीयर है। क्या यूज करेंगे सर्वाइकल स्मीयर को? अगर आपको लेना है और टेस्ट करना है तो क्या यूज करेंगे? सभी लोग जवाब लिखो भाई। हाँ, वो आपने कुल्फी वाली लकड़ी देखी, कुल्फी, कुल्फी खाई कभी? आइसक्रीम खाई कि नहीं खाई? रसगुल्लों, आइसक्रीम खाने पे लकड़ी होती है ना, लकड़ी। आइसक्रीम तो आपने खा ली, पीछे लकड़ी बचती है। हाँ, ऐसा एक स्पेचुला होता है, एरेज स्पेचुला। क्या बोलते हैं? एरेज स्पेचुला। याद रखना, एरेज स्पेचुला जो होता है, या आपने कुल्फी वाली जो लकड़ी देखी होगी है, और उस लकड़ी का पीछे वाला जो डंडा है एरेज स्पेचुला कहते हैं। और ये जो एरेज स्पेचुला है प्यारे दोस्तों, एरेज स्पेचुला, ये पैप स्मीयर है ना, पैप स्मीयर, इसके लिए वहाँ पे काम में लेते हैं एरेज स्पेचुला। पैप स्मीयर जो है, पेपिडोला कोलाउ कोलाउ स्मीयर बोला जाता है, इसी को हम पैप स्मीयर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आंकड़ा बिल्कुल एकदम नया लगा दिया है रसगुल्लों ने, 2100, मतलब 2100 का आंकड़ा लग चुका है। और जब 2100 हो ही चुका है तो मैंने भी बोला था वादा मैं पूरा करता हूँ, तो मैंने बोला आंकड़ा नया होगा
तो एक और नया धमाका। तो मैं आंकड़ा पूरा होते ही पहला क्वेश्चन दाग देता हूं हिंदी में। ये लो, मैंने कहा ना आंकड़ा आप नया लगा दो क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो हिंदी में क्वेश्चन। और अगरबत्ती लगाओ तो और कुछ अलग तरीके की चीजें होगी। तो जिन्होंने नहीं लगाई वो लगाए। नया आंकड़ा है तो नया क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया हिंदी में, इनमें से थ्रिल किससे संबंधित है? यह आ गया हिंदी में, बताओ थ्रिल किससे संबंधित है? पहला लिखा है यूरिन, स्टूल, मरमर और ट्रेमर। बताओ थ्रिल किससे संबंधित है? थ्रिल किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया। देखो थ्रिल एक साउंड है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने लिखा थ्रिल किससे संबंधित है, तो थ्रिल एक साउंड है। थ्रिल एक साउंड है। एक तो होता है थ्रिल और दूसरा होता है ब्रूइट। याद रखना ये दोनों ही साउंड है। ये दोनों वर्ड जब आते हैं एग्जाम में, है ना, तो अब थ्रिल की कोई हिंदी नहीं होती, ध्यान रखना। सर थ्रिल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो थ्रिल को हिंदी में कहते हैं फड़फड़, है ना। तो ये थ्रिल एक साउंड है, ब्रूइट एक साउंड है। और ये जो थ्रिल है, ये थ्रिल और ब्रूइट साउंड में फ़र्क क्या है कि अगर मैं नॉर्मली ये फिस्टुला बनाते हैं वहाँ पे ये आवाज़ें होती है और ब्लड के साउंड है, ब्लड का रसिंग साउंड है। अगर मैं वहाँ पे बात करूँ ब्रूइट का, तो ये ऑस्कल्टेशन वाला साउंड है। ऑस्कल्टेशन मतलब इसको सुना जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। हम स्टेथोस्कोप काम में लेते हैं, फिस्टुला साइट के ऊपर साउंड को सुनते हैं, हर्ड करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं। इसको तो बोलते हैं ब्रूइट साउंड। ऑस्कल्टेशन वाले साउंड को तो बोलते हैं ब्रूइट साउंड। और अगर मैं वहाँ पे फिस्टुला वाली साइट पे पाल्पेट करूँ, पाल्पेट, तो पाल्पेशन वाला जो साउंड होता है प्यारे दोस्तों, पाल्पेशन वाला जो साउंड होता है उसको थ्रिल कहते हैं। अगर मैं पाल्पेट करूँ तब तो वो साउंड होगा थ्रिल साउंड। और मैं अगर वहाँ पे ऑस्कल्टेट करूँ तब उस साउंड को नाम दिया जाएगा ब्रूइट साउंड। एक ऑस्कल्टेटिंग साउंड है ब्रूइट और एक पाल्पेटिंग साउंड है थ्रिल साउंड। याद रह जाएगा, आसान है। तो इसको पाल्पेट करते हैं, उसको ऑस्कल्टेट करते हैं, दोनों फिस्टुला। तो ये बेसिकली साउंड है, आवाज़ें हैं। ये यूरिन नहीं है और ये स्टूल नहीं है, दोनों ही गलत हो गया। और ये कोई ट्रेनर नहीं है, तो इसको मरमर बोल सकते हैं। मरमर भी एक साउंड है। और तो साउंड को साउंड से मैच करना है। तो थ्रिल किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जवाब सी रहेगा, मरमर। बेसिकली मरमर इज आल्सो ए साउंड, मशीनरी साउंड, और ये भी साउंड होता है। तो साउंड भाई भाई, है ना, तो भाई भाई है इसलिए हमने बोल दिया थ्रिल एक साउंड है। आवाज दो, हम एक है। कौन सी कोराटकोप साउंड सुनाई नहीं देती है? कोराटकोप साउंड जो है ये हार्ट से संबंधित ही है। कौन सी कोराटकोप साउंड आपको सुनाई नहीं देगी, ऐसा सवाल ने पूछा है। जवाब लिखिएगा। लीवर एक ग्लैंड है लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में उसको नहीं पढ़ते हैं। लीवर हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लेकिन वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन काम क्या है लीवर का? बाइल बनाना। तो एंडोक्राइन में हम उसको नहीं पढ़ते हैं। समझ रहे हो बात को? बाकी लीवर भी एक ग्लैंड है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, पर ये एक्सोक्राइन काम करती है, एंडोक्राइन नहीं है। प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल ने पूछा है कि कौन सा साउंड सुनाई नहीं देता है। पहला लिखा है पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी, 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा हार्ट जो होता है, हमारा जो हार्ट होता है इसमें 4 साउंड ही होते हैं, 5 तो होते ही नहीं है, पहली बात। और ये जो 4 साउंड होते हैं इसमें स्टेथोस्कोप से हम ऑस्कल्टेट करते हैं 2 साउंड, S1 साउंड और S2 साउंड। S3 और S4 2 साउंड और होते हैं। S1 को लब साउंड कहते हैं और S2 को डब साउंड कहते हैं। और ये दोनों साउंड तो हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, मतलब दोनों साउंड को हम क्या कर सकते हैं? ऑस्कल्टेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ये S3 साउंड है ना, जिसको हम वेंट्रिकुलर गैलप कहते हैं, वेंट्रिकुलर गैलप साउंड कहते हैं, गैलप। और ये जो साउंड है इसको हम एट्रियल गैलप कहते हैं, एट्रियल गैलप। तो वेंट्रिकुलर गैलप और एट्रियल गैलप ये जो 2 तरह के साउंड होते हैं, इसमें वेंट्रिकुलर गैलप साउंड जो है इसको हम फोनोग्राम से सुन सकते हैं, फोनोग्राम से, है ना। आप फोनोग्राम को यूज में करके इसको भी सुन सकते हो। तो ये 3 साउंड सुनने योग्य है। पहली, दूसरी और तीसरी साउंड जो है ये सुनने योग्य है क्योंकि इसको आप फोनोग्राम से सुन सकते हो, दोनों को स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो।
लेकिन पांचवी जो हार्ट की साउंड है जो होती ही नहीं है दोस्तों, जब होती ही नहीं है तो इसको कोई मतलब, अच्छा ये जो है इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, इसको फोनोग्राम से सुन सकते हो, इनको स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो, लेकिन ये जो पांचवी हार्ट की साउंड है ऐसी कोई साउंड सुनाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये होती ही नहीं है। जो चीज़ होगी नहीं वो सुनाई कहाँ से देगी, जो होगी उसके तो फिर भी सुनने की संभावनाएं बनेगी, पर एक हार्ट की साउंड जो है ही नहीं, और है ही नहीं तो कहाँ से सुनोगे बताओ। अब कई लोग है उसको कह रहे हैं इसलिए नहीं सुनाई देगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने सी आंसर लिखा कि भाई तीसरी सुनाई नहीं देगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ पांचवी को तो हम सुन लेंगे। क्या सुनोगे पांचवी, बताना तो जरा कौन सी होती है और क्या सुनोगे। जो भी सी आंसर लिख रहे हैं वो बताए कि पांचवी कौन सी होती है और क्या सुनोगे, बताओ बताओ बताओ। समझ रहे हो आप कैसे जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब देना होता है, क्या सोचना होता है एग्जाम में। सवाल ने बोला कि कौन सा सुनाई नहीं देगा, तो आपने क्या लिखा, तीसरा। इसका मतलब क्या, पहला सुन सकते हो आप कहोगे हाँ, दूसरा हाँ, तो पांचवा नहीं, तो फिर तीसरा कैसे आंसर हुआ। समझ लो भाई, पांचवे में क्या सुनाई देगा आपको, हाँ ऐसा। अब समझ में आ गया सर, अब समझ में आ गया, अब समझ में। कहानी इतनी सी है प्यारे दोस्तों कि जिंदगी में किसी भी चीज को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। अरे बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हिम्मत रख, क्या हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो वक्त तो लगेगा, लेकिन शांति से, चिंता किए बिना, पूरे विश्वास से, आत्मविश्वास से सराबा रोके अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस देते रहना। आपका कॉन्फिडेंस आपको सफलता दिलाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आपकी सफलता का राज है। हाँ, पांचवा होता ही नहीं है इसलिए आंसर सी दिया तो आंसर सी देते ये इसका इनबिल्ट मतलब ये हो गया कि पांचवा होता है। पंगा यही तो हुआ, यही तो गलती किया। तो ऐसा नहीं सोचना होता है, सोचना ये होता है कि पूछा क्या गया है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, नहीं होता है, यही तो गड़बड़ है। हाथ की कलाई से संबंधित नब्ज कौन सी है प्यारे दोस्तों, हाथ की कलाई। हाँ, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, अल्नर, फीमोरल, कैरोटिड और पॉप्लिटियल। बहुत आसान है ये तो सभी लोगों के लिए। भाई जो अल्नर है, पॉप्लिटियल है, ये तो घुटने की तरफ होगी, नी में है। पॉप्लिटियल जो है वो नी में है। कैरोटिड जो है, कैरोटिड, कैरोटिड ये है ब्रेन को जाती है यहाँ पे, कैरोटिड आर्टरी राइट और लेफ्ट। तो ये कहाँ जाती है, ये तो गले में है, नेक में, नेक में है, ये नी में है। और फीमोरल जो है ये ग्रोइन एरिया में। हमें न तो नी का पूछा है, न ग्रोइन का पूछा है, न नेक का पूछा है, हमें तो हाथ में रेडियस और अल्ना, हाथ में कौन है, रेडियस और अल्ना। अल्नर आर्टरी जो होती है वो हैंड में होती है। अच्छा, रेडियल आर्टरी भी हैंड में होती है, ध्यान रखना। एक टेस्ट करते हैं हाथ में, कौन सा टेस्ट, बताओ बताओ बताओ। अरे डरो मत भाई, बताओ। और जिनको पता नहीं है वो अगरबत्ती लगाओ। अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, तभी आप में विश्वास। हाँ, तो इस टेस्ट का नाम है प्यारे दोस्तों एलिस टेस्ट। किससे पहले करते हैं, एबीजी करने से पहले। याद रखना, जब भी किसी मरीज में एबीसी करते हैं उससे पहले एक टेस्ट करता है एलन टेस्ट। और एलन टेस्ट किससे पहले किया जाता है, एबीजी से पहले, एबीजी। और ये जो एलन टेस्ट होता है, इस टेस्ट से हम चेक करते हैं अल्ना का पेटेंसी। अल्नर पेटेंसी अगर मुझे चेक करनी है, मेरी अल्ना पेटेंट है या नहीं है, क्योंकि मैं एबीजी कौन सी जगह से लूंगा, रेडियल से। ये जो एबीजी है, इस एबीजी में रेडियल को तो पंचर करूंगा। तो जब मैं रेडियल आर्टरी को पंचर करने जा रहा हूं प्यारे दोस्तों, याद रखना मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, रेडियल आर्टरी को पंचर करने। तो जब मैं रेडियल आर्टरी को पंचर करने जा रहा हूं तो मुझे एलन टेस्ट करना है अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को देखने के लिए कि अल्नर आर्टरी पेटेंट है या नहीं है, और उसकी पेटेंसी के लिए उसको पंचर करके देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एलन टेस्ट का। और ये आर्टरी कहाँ होती है, हैंड में, रेडियल भी यहाँ है, अल्नर भी यहाँ है। क्लियर है, एलन टेस्ट। अगला क्वेश्चन, पर्ल, इप्स्टेन, फीवर किस में आता है। फीवर का नाम बीमारी से जोड़ो,
क्या होगा? बीमारी से जोड़ो। नाम हमने क्या पूछा है? हमने नाम पूछा है पर्ल एब्स्टेन बुखार। जो है पर्ल एब्स्टेन बुखार, ये किस में आता है? मलेरिया में, पोलियो में, एड्स में और हॉडकिंस लिम्फोमा में। 4 ऑप्शन लिखा है। पर्ल एब्स्टेन फीवर किस में आता है? 4 ऑप्शन क्या लिखे हमने? मलेरिया, पोलियो, एड्स और हॉडकिंस लिम्फोमा। 4 तरह की बातें हमने लिखी है। पर्ल एब्स्टेन, याद रखो क्या लिखा हमने? पर्ल एब्स्टेन फीवर जो है वो किस में आता है? कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें पर्ल एब्स्टेन बुखार आता है? पहला क्या लिखा हुआ है? मलेरिया, दूसरा है पोलियो, तीसरा है एड्स और चौथा है हॉडकिंस लिम्फोमा। 4 ऑप्शन हमने लिखे हैं। क्या आंसर होना चाहिए? तो याद रखना दोस्तों, मलेरिया जो होता है इसमें जो बुखार आएगा उसमें 3 अलग अलग स्टेज है। एक कोल्ड स्टेज होती है, ठंडी वाला स्टेज, एक हॉट स्टेज होता है और एक स्टेज कौन सा होता है? देखो, एक तो स्टेज होता है कोल्ड, ठंडी वाला स्टेज, एक स्टेज होता है हॉट, गर्म वाला स्टेज। मतलब एक में मरीज ठंड लगेगी, एक में मरीज में गर्माहट होगी, हॉट वाला स्टेज। और एक तीसरा स्टेज और होता है जिसको हम स्वेटिंग वाला स्टेज कहते हैं। तो एक ठंडी वाला स्टेज है, एक हॉट वाला स्टेज है और एक स्वेटिंग वाला स्टेज है, स्वेटिंग। ये तो कहलाता है आपका कौन सा? मलेरिया का बुखार। पोलियो में बुखार नहीं आता है। पोलियो किसी को होता है तो पैरालाइसिस होता है। पोलियो एक वायरल डिजीज है, जीआई सिस्टम को अफेक्ट करता है, ओरोफिकल रूट से होता है। ध्यान रखना, इसमें ये क्या होता है? एक वायरल डिजीज है, सबसे पहले जीआई सिस्टम को इफेक्ट करता है। रूट जो होता है वो ओरोफिकल रूट रहता है, ओरोफिकल, और 1% डेंजरस है। और उस डेंजरस वाले केस में क्या होता है? 0.1% डेंजरस है और उसमें क्या होता है? पैरालाइसिस होता है बॉडी के एक साइड की तरफ, और एक पाँव जो है वो पतला हो जाता है। एक साइड का एक्सट्रीमिटी, जो हाथ में पोलियो हो गया या पाँव में पोलियो हो गया, तो ये पैरालाइसिस वहाँ पे देखने को मिलती है। एड्स जो होता है, एड्स HIV वायरस की जो है बॉडी में प्रॉब्लम की वजह से, मतलब HIV वायरल डिजीज है एड्स, और HIV वायरस से होती है। और HIV जब इतना ज़्यादा विरुलेंस हो जाता है कि वो CD4 सेल काउंट जो होते हैं उनको 200 सेल्स से कम कर देता है, तो उसको हम एड्स नाम दे देंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें खूब सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की पूरी रिस्क रहती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की रिस्क रहती है। प्यारे दोस्तों, जो हॉडकिंस लिम्फोमा है, हॉडकिंस लिम्फोमा, ये जो हॉडकिंस लिम्फोमा है इसके अंदर कौन सा बुखार आता है? तो हॉडकिंस लिम्फोमा के अंदर हमेशा बुखार आता है पर्ल एब्स्टेन फीवर। हॉडकिंस लिम्फोमा में कौन सा बुखार आता है? पर्ल एब्स्टेन फीवर। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, A, B और C नहीं है। और पर्ल एब्स्टेन फीवर किस से संबंधित है? तो जवाब है हॉडकिंस लिम्फोमा। याद रह जाएगा, पर्ल एब्स्टेन फीवर किस से संबंधित है? तो जवाब है हॉडकिंस लिम्फोमा। अगला दोस्तों है पेन स्केल। क्या है? पेन स्केल दर्द के पैमाने पर 0 का अर्थ है। पेन स्केल या दर्द के पैमाने पे 0 अगर वर्ड आए, 0, तो इस 0 का क्या मतलब है? 0 का क्या अर्थ है? पहला है नो पेन, कोई दर्द नहीं, हल्का दर्द, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, थोड़ा दर्द, सीवियर पेन, गंभीर दर्द। 0 का क्या मतलब है? दर्द के पैमाने पे अगर 0 है दोस्तों, 0 से 10 वाली स्केल होती है और वहाँ पे 0 है, इसका मतलब कोई पेन नहीं है। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब 0 पेन। ए यहाँ पे करेक्ट है। थोड़ा पेन, मॉडरेट पेन या गंभीर पेन ये नहीं होता है। दर्द की स्केल में 0 का मतलब क्या होता है? कि कोई पेन नहीं है, देयर इज नो पेन, तो 0 पेन। 0 का मतलब हो गया कोई पेन नहीं। बहुत सिंपल है कि मान लो 0 है तो 0 का मतलब क्या है? दर्द नहीं है। और 10 है, इसका मतलब इतना खतरनाक दर्द है कि क्या बताऊं कितना खतरनाक दर्द है। इतना जबरदस्त बात वहां पे रहती है। अगला सवाल दोस्तों, सवाल लिखा है कि गुलाबी झाग जैसा कप किस में मिलता है? कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें आपको गुलाबी झाग मिलेंगे? गुलाबी आंखें तो आपने देखी होगी, गुलाबी आंखें जो मैंने देखी, दीवाना ये दिल हो गया, ऐसा सुना होगा आपने। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। गुलाबी झाग जो मैंने देखे, पल्मोनरी एडिमा
हो गया। एंड दिस इज वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस। अगर प्यारे दोस्तों किसी को पल्मोनरी एडिमा हुआ है तो ये बहुत डेंजरस है। इसमें गुलाबी झाग आते हैं। कैसे गुलाबी झाग? याद रखो, यहाँ पे कप में गुलाबी कलर ब्लड को इंडिकेट करता है। कप में जो गुलाबी है वो गुलाबी क्या है? गुलाबी ब्लड को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे ब्लड है, याद रखना। मेनिंजाइटिस, गैस्ट्राइटिस या हिपेटाइटिस नहीं है, इसको पल्मोनरी एडिमा कहते हैं प्यारे दोस्तों। और गुलाबी झाग के बारे में हम बात करें इससे पहले एक बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और प्यारे दोस्तों ध्यान रखना कि जाता हुआ साल खुशियां देगा अपार। आपके चेहरे ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा खुशियों से लबालब होते रहे। इस जाते हुए साल में खुशियां देगा अपार। साल का सबसे ग्रांड, सबसे बड़ा, सबसे महा ऑफर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुका है प्यारे दोस्तों। बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर। तो 2022 को बाय बाय करो। इससे पहले आपको क्या करना है? आपको ये सभी चीजें ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन सबसे बड़ा ऑफर है नर्सिंग के सभी कोर्सेज के ऊपर। याद रखो, कोर्सेज के अंदर मैं CHO की बात करूं, मैं चाहे नर्सिंग ऑफिसर की बात करूं, जिपमेर नर्सिंग ऑफिसर, DSSB, GMCH, RML, UPNHM, ANM, एम्स नॉर्सेट के जो कोर्सेज है, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उन सब पे मार डिस्काउंट है। आज रात को 12 बजे तक नया साल लगेगा, ऑफर खत्म। तो लिमिटेड समय है, लूट सको तो लूट सकते हो। इस ऑफर का फायदा उठा के अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हो टीम उत्कर्ष के साथ में। तमाम कोर्सेज को परचेज करने के लिए आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट करें डिफरेंट सेशन से। आज शाम को 8:15 बजे धमाका होगा और साल का आखिरी सेशन। तमाम रसूले जितने भी हमारे सुन रहे हैं सुन लो, शाम को 8:15 बजे बहुत कुछ अलग, बहुत कुछ स्पेसिफिक, बहुत कुछ डिफरेंट, बहुत कुछ जबरदस्त चीजें हम लेके आने वाले आप लोगों के लिए। और जाने से पहले हम एक सवाल आपको देके जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो हम जाते ही नहीं, आपको पता है। तो एक सवाल हम आपको देके जाएंगे और वह है हीमोप्टाइसिस के लिए जांच कौन सी करते हैं। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों कि आज शाम को 8:15 बजे से लेके इस साल का आखिरी क्लास होगा हमारा और इस चैनल का। इस आखिरी क्लास में आंकड़ा लगना चाहिए पूरा 5000। तो हमारे जितने भी 2000 रसगुल्ले हैं वो कसम खा के कहे कि हम आएंगे और साथ में 2.5 लोगों को लेके आएंगे। तो 2 का 2.5 गुना जो होता है वो 5 को पार कर जाएगा। तो अगर आप प्यार करते हैं इस सेशन से, अगर आप प्यार करते हैं इस चैनल से, अगर आप प्यार करते हैं इस नाचीज से, तो जरूर इंतजार रहेगा शाम को 8:15 बजे एक धमाकेदार सेशन के रूप में। और साल का आखिरी खुशी, 2022 में क्या क्या आयाम रहे, क्या क्या अचीवमेंट थे, 2022 में क्या क्या चीजें थी, 2023 में उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज क्या करने वाले हैं, तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे शाम को ठीक 8:15 बजे वाले सेशन में। इंतजार रहेगा। इस सेशन को यहीं पे देते हैं विराम। जाने से पहले वो आखिरी लाइन किसी ने बड़ा खूब कहा, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा शाम को ठीक 8:15 बजे। इंतजार रहेगा, पूरी तरीके से तैयार हो जाइएगा, एक शानदार सेशन जर्नी की तरफ लेके चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। जाता हुआ साल खुशियां देकर जाएगा आपको अपार। जी हां मेरे शेर शेरनी, उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्स पर चल रहा है अब तक का सबसे बड़ा ऑफर। 29 से 31 दिसंबर तक चूकना मत। डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप और दीजिए अपने सपनों को उड़ान। उत्कर्ष ऐप के साथ अब कामयाबी पर होने वाला है सबका हक। ऑल द बेस्ट।